गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज जो है हम लोग, जैसा कि आपने कहा था कि सर अपवाह तंत्र का जो है एक क्लास में कंप्लीट करा लिए। हालांकि मैंने अपवाह तंत्र आपको कंप्लीट कराया है, बिल्कुल डिटेल में इसका क्वेश्चन कराया है, लेकिन वो क्या था, अलग अलग अपवाह तंत्र पर था। जैसे आप जानते हो कि छत्तीसगढ़ में कितने अपवाह तंत्र है जी, तो टोटल छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो 5 अपवाह तंत्र है। उस 5 अपवाह तंत्र में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के टोटल 5 अपवाह तंत्र को मैंने अलग अलग वीडियो में आपको कवर कराया है डिटेल से, है ना। और आज का जो क्लास है वो भी अपवाह तंत्र पर ही है, लेकिन आज के क्लास में आपको फायदा ये होगा कि पांचों अपवाह तंत्र आप एक ही क्लास में देख सकेंगे, ठीक है। बाकी जिनको डिटेल में देखना हो वो प्लेलिस्ट में आपका छत्तीसगढ़ का जीके बाय लक्ष्मण सर लिखा होगा, उसमें क्लिक करके आप देख सकते हो, ठीक है। राधे राधे और सबको गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास की अगर हम बात करें तो ठीक है, आज की क्लास की अगर हम बात करें तो 5 अपवाह तंत्र, जैसे आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में टोटल कितने अपवाह तंत्र हैं जी, तो ये रहा छत्तीसगढ़ का नक्शा। छत्तीसगढ़ के नक्शे में टोटल 5 अपवाह तंत्र हैं। एक महानदी अपवाह तंत्र होगा, ठीक है। एक कौन सा होगा, महानदी अपवाह तंत्र, ये महानदी अपवाह तंत्र, ठीक है। दूसरा गोदावरी अपवाह तंत्र, तीसरा सोनगंगा अपवाह तंत्र, चौथा ब्राह्मणी अपवाह तंत्र और पांचवा नर्मदा अपवाह तंत्र। ऐसे 5 अपवाह तंत्र होंगे। तो 5 अपवाह तंत्र की बात करें, आज क्लास नहीं होने वाली थी, कौन बोला जी? क्लास तो होगी, मतलब स्टार्ट हो चुकी है, क्यों क्लास नहीं होगी जी? हाँ, मैंने सोचा कि मतलब ऑफिस आने के बाद भी मैं सोचा कि आज क्लास लूं कि नहीं, क्योंकि लेट हो चुका है और काफी लेट हो गया है। फिर मन में ऐसा आया कि चलो एक काम करते हैं, क्लास ले ही लेते हैं, नहीं तो आज का फिर मिस हो जाएगा, क्योंकि कल फिर टाइम मिलेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन आज अगर टाइम है तो क्लास ले लेते हैं, ठीक है। ठीक, हम्म, 55%। चलिए आज का क्लास टॉपिक चालू करते हैं। अच्छा, टॉपिक चालू करने के पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन, ये देखिए मैं बता देता हूं आपको। वो टेस्ट सीरीज का, देखो काफी बच्चे को मैसेज आए हुए हैं टेस्ट सीरीज के, तो बस छोटा सा चीज है, 2 मिनट लगेगा। देखिए, जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है ना, आप जानते हो ये दोनों एप्लीकेशन हमारे ही है, ठीक है। आप किसी भी एप्लीकेशन से अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हो, पहला हो चाहे दूसरा हो, आपको टेस्ट सीरीज प्रॉपर मिलेगा, ठीक है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब कई बच्चों के मन में जो डाउट है ना, वो क्लियर करना जरूरी है। देखो मैं बता देता हूँ, जितने लोगों ने ये युवा एकेडमी ऑफिशियल से टेस्ट सीरीज खरीदा है ना, टेस्ट सीरीज आपने परचेस किया है, क्योंकि आप जान रहे हो बिना टेस्ट सीरीज के तो कुछ हो सकता नहीं है। टेस्ट सीरीज लगाना बहुत जरूरी है, खास करके आप एक एस्पिरेंट है, आप तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की, तो उस एग्जाम का टेस्ट सीरीज तो आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ कि टेस्ट सीरीज आपको लगाना ही पड़ते हैं। तो इस अगर एप्लीकेशन से आपने टेस्ट सीरीज लिया है तो टेंशन वाली बात नहीं है। ये वाला जो एप्लीकेशन है, इस वाले एप्लीकेशन का जो टेस्ट सीरीज है, इसमें क्या है, कुछ टेक्निकल इशू के कारण टेस्ट अपलोड नहीं हो पाया। टेस्ट दिख तो जरूर रहा है, लेकिन बच्चे उसको क्या नहीं कर पा रहे हैं, अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो जिनका युवा आईएएस एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन जिनके पास है, युवा एकेडमी ऑफिशियल वाला, तो आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पहला जो टेस्ट था उसको मैंने इस एप्लीकेशन पे फ्री दे दिया है, ठीक है। जो ये वाला एप्लीकेशन है ना, इस पर फ्री दे दिया। आप दोनों एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, आगे से जो भी टेस्ट होंगे वो सब आपको इस पर मिलेगा। जो जिस एप्लीकेशन से टेस्ट सीरीज लिया है उसको उसी एप्लीकेशन से मिलेगा। अच्छा, घड़ी चमक रहा है क्या? ठीक, तो जिसने जिस एप्लीकेशन से लिया है उसी एप्लीकेशन से टेस्ट सीरीज मिलेगा, लेकिन बस एक दिन और लगेगा। आज क्या, आज मंडे है ना, ट्यूसडे, कल जो है जितने लोगों ने इस एप्लीकेशन से टेस्ट सीरीज लिया है, कल से आपको टेस्ट सीरीज आप अटेम्प्ट कर सकोगे अपने एप्लीकेशन पे, ठीक है। और ये वाले एप्लीकेशन पे पहला टेस्ट मैंने डाल दिया है। पहला टेस्ट कंबाइंड टेस्ट था सबके लिए, चाहे आप हॉस्टल वार्डन दे रहे हो, एडीओ दे रहे हो, परिचारक दे रहे हो या पियून दे रहे हो, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, हर एग्जाम में छत्तीसगढ़ का जीके आना ही है। तो वो सबके लिए फ्री मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि आपको इस पे जाकर फिर से परचेस ना करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर फ्री करने का ऑप्शन था, इसलिए मैंने फ्री कर दिया ताकि आप पहला टेस्ट अपना
तय समय सीमा जो थी संडे की, वो संडे को ही आप क्या कर सको, उसको टेस्ट को दिला सको। तो कई बच्चों ने टेस्ट दिलाया है, बहुत सारे बच्चों ने दिलाया है। वो लोग जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं वो लोग भी टेस्ट दिलाए हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, टेस्ट का लेवल देखकर समझ गए होंगे, आपके मार्क्स, आपको रैंक किस तरह से दिखता है, ये सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ। देखो क्या है, अगर आपने अभी शाम को अगर पेमेंट किया होगा, क्योंकि कई लोग देखो फोन पे नहीं चलाते, तो आपको क्या है, हमारे तरफ से फोन पे नंबर भेजा जाता है कि इस पे आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए। ठीक है, तो कई लोग जो है स्क्रीनशॉट भेजे हुए हैं, मैंने देखा है खुद उसको। आपको कल ज्वाइन करा दिया जाएगा, क्योंकि आज जो है टीम छुट्टी पर है। ठीक है, शाम को ही छुट्टी पे थे वो लोग 5-6 बजे करीब, तो टीम आज छुट्टी पर है, इसलिए कल जैसे ही वो आएंगे तो आपको ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, तो कल आपको ज्वाइन हो जाएगा, चिंता करने वाली बात नहीं है। इसके अलावा एप्लीकेशन पर कोई भी वीडियोस या पीडीएफ नोट्स या टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आपके पास हमारा ये नंबर तो है ही है। कौन सा नंबर जी? ये हमारा ये वाला नंबर है। इसके अलावा स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर है ना, आप लोग स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर का प्रयोग किया कीजिए। ठीक है, 6269444044 और 7247444044, ये स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, ये स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप क्या करेंगे, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी अब मत करने लग जाना है ना यार, सबका अपना समय होता है, तो अभी से करो, अभी रात को मत कॉल करना, नहीं तो फिर बोलोगे कॉल नहीं उठा रहे हैं करके। ठीक है, क्योंकि अब जान रहे हो समस्या तो हर किसी को है, लेकिन अननेसेसरी समस्या ज्यादा जल्दी हो जाता है। तो मॉर्निंग आप कॉल कर सकते हैं, मॉर्निंग 8 से इवनिंग 5। ठीक है, मॉर्निंग 8 से इवनिंग 5 का टाइम होता है आपके लिए। ठीक है, ऐसे तो 10 से 5 होता है, लेकिन हम अब आप जान रहे हैं आप एजुकेशन सेंटर से जुड़े हुए हैं, तो मॉर्निंग 8 से इवनिंग 5 तक आपके पास समय है कॉल करने का, और अपना जो भी प्रॉब्लम है वो बताने का, ताकि आपकी प्रॉब्लम को क्या किया जा सके, सॉल्व किया जा सके। ठीक है, हाँ। तो आपके पास जो स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर है, किसी भी वीडियोस, पीडीएफ नोट्स या टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप इस पे देख सकते हैं। और टेस्ट सीरीज का मैंने आपको बता दिया है ना, बच्चे परेशान होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आपने इस एप्लीकेशन से टेस्ट सीरीज लिया है, और इस एप्लीकेशन में फर्स्ट टेस्ट फ्री रखा गया है, वो टेस्ट जल्द ही इस पे अपलोड हो जाएगा, और सेकंड टेस्ट आप इसी पे दिला पाएंगे, क्योंकि जो इशू था, जो टेक्निकल इशू था, वो ठीक हो चुका है। ठीक है, हो सके तो आज रात को ही इस पे आ जाएगा टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा, वहां भी आपने अटेम्प्ट कर ही लिया है। तो अब आप क्या कर रहे हो, आप कई लोगों को ये समस्या होगा कि मैंने टेस्ट सीरीज का पेमेंट कर दिया, लेकिन इसमें मेरे को बाय नाउ दिखा रहा है। तो पेमेंट आपने इस एप्लीकेशन पे किया है, तो उस पर बाय नाउ तो दिखाएगा ही ना यार, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग किया करो। आपने जिस एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज लिया है, आपको उसी पर मिलेगा। सिर्फ एक टेक्निकल इश्यू के कारण जो है आप लोगों को ये कहा गया था वीडियो बनाकर कि आप टेस्ट इसमें जाकर दे दीजिए अभी फिलहाल। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट आपको इसमें से मिलने लग जाएगा। जिस एप्लीकेशन पे आपने, दोनों एप्लीकेशन ही हमारे हैं, ठीक है, ये दोनों एप्लीकेशन हमारे हैं, जिस एप्लीकेशन से आपने टेस्ट सीरीज लिया है उस एप्लीकेशन पे ही आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। ठीक है, ठीक, चलिए बात करेंगे। अच्छा, मैथ्स की क्लास, हाँ जी आज मैथ्स की क्लास नहीं ले पाए, आज दिन भर सोने में निकल गया पूरा, समझ रहे हो, तो मैथ्स की क्लास आज नहीं हो पाई, पर कल हो सके तो होगी, है ना मैथ्स की क्लास, मैथ्स और छत्तीसगढ़ की जीके की क्लास कल होगी। ठीक है, ये देखो मैं बता रहा हूं ना, जितने लोगों ने इस एप्लीकेशन से, ठीक है, ये वाला जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इस मोबाइल एप्लीकेशन से जितने लोगों ने ये वाली जो टेस्ट सीरीज ली है ना, तो आप देखिएगा इशू में बता दे रहा हूँ क्या है। प्रयोगशाला परिचारक का जैसे ही आप टेस्ट सीरीज पे क्लिक करते हो, ठीक है, व्यू डेमो में, तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज अपलोड हो चुका है, लेकिन इस पे कुछ इशू के कारण ये ओपन नहीं हो रहा है, मतलब अपलोड हो चुका है लेकिन कुछ एरर आ रहा है, वो ठीक कर दिया गया है, मेरे ख्याल से अपडेट हो जाएगा, आज रात तक हो जाएगा या कल मॉर्निंग में ये अपडेट हो जाएगा, फिर आप यहीं से टेस्ट दिला सकोगे। जो लोगों ने इस एप्लीकेशन से टेस्ट लिया है वो इसी एप्लीकेशन से टेस्ट दिला सकेंगे, और जो उस एप्लीकेशन से लिए हैं वो उसी एप्लीकेशन से दिला सकेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला भी मिलेगा आपको इसमें, फर्स्ट वाला भले आपने दूसरे एप्लीकेशन पे जाकर दिया है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाला भी आपको मिलेगा, चिंता करने वाली बात नहीं है। तो इतनी सी बात थी, समझ में आ गया होगा। तो चलो क्लास आज का चालू करते हैं। तो जिस एप्लीकेशन से आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया उसी एप्लीकेशन से आपको टेस्ट मिलेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए, चलो आज का पहला क्वेश्चन हमको ये बोलता है कि महानदी बेसिन का छत्तीसगढ़ में कितने क्षेत्र विस्तार है। तो एग्जैक्ट डेटा बताइए। तो 55% में, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का कि लगभग 55% है, लेकिन एग्जैक्ट डेटा क्या होगा?
ठीक है, एग्जैक्ट डेटा क्या होगा? नहीं जी, वो फ्री टेस्ट जो है ना, वो फ्री टेस्ट देना पड़ा लोगों को, क्योंकि एक एप्लीकेशन में इशू आ गया, इस कारण फ्री टेस्ट देना पड़ा, तो बाकी लोगों को भी फायदा हो गया। बताए, जिन्होंने टेस्ट सीरीज नहीं लिया है उनको भी फायदा हो गया पहला टेस्ट देने का। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर टेस्ट में इशू हो जाएगा, वो इशू सॉल्व कर लिया गया है ना। तो नेक्स्ट टेस्ट अगर आपको दिलाना होगा, एक्चुअली ये भी सही हुआ, ठीक है, कुछ भी होता है तो अच्छे के लिए होता है। आपने टेस्ट दिलाकर देख लिया, अगर आपको टेस्ट सीरीज अच्छा लग रहा होगा तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ये भी सही है। कई लोग बोलते भी है सर डेमो टेस्ट है क्या, तो जाकर आप टेस्ट दिलाकर देख सकते हैं डेमो टेस्ट के रूप में आप उसको। बिल्कुल 56.15%, बहुत बढ़िया, 56.15% है, बिल्कुल सही। चलिए आगे आते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन, वो क्या बोलता है कि महानदी शिवनाथ के दोआब निम्नलिखित में से किन जिलों में स्थित है? तो आप जान रहे हो शिवनाथ और महानदी दोनों के बीच की अगर बात करें तो एक तरफ तट पर जो है शिवनाथ नदी की अगर हम बात करें तो शिवनाथ नदी के राइट साइड जो है क्या पड़ता है? दुर्ग जिला पड़ता है, और महानदी के लेफ्ट साइड की अगर बात करें तो रायपुर जिला पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम देखा जाए, ठीक है, आपका आंसर आना चाहिए रायपुर और दुर्ग। ठीक है, आपका आंसर क्या आना चाहिए? रायपुर और दुर्ग आना चाहिए, क्योंकि महानदी के दूसरे साइड महासमुंद हो जाता है इस कारण। ठीक है, क्या आना चाहिए आंसर? रायपुर और दुर्ग, है ना। ठीक है, चलो धन्यवाद थोड़ा देर वेट कर लेने के लिए, वैसे भी अच्छी चीजों का वेट करना ही पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी नदी प्रणाली बनाती है? तो जैसा कि आप जानते हो कि जो महानदी अपवाह तंत्र है, जो महानदी अपवाह तंत्र है, इसका प्रतिशत अगर बात करें हम तो 56.15%, और क्षेत्रफल की आप बात करें तो 77432 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? 77432 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो 77432 किलोमीटर स्क्वायर के साथ छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी प्रणाली अगर कोई है तो वो क्या है जी? महानदी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिहावा पहाड़ी किस रूप में प्रसिद्ध है? तो जैसा कि आप जानते हो कि सिहावा पर्वत से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो सिहावा पर्वत से महानदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो सिहावा पर्वत की अगर हम बात करें तो सिहावा पर्वत से महानदी का उद्गम होता है, आप जानते हो, फरसिया नामक जगह से। सेम क्वेश्चन है कि सिहावा पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है जी? तो महानदी। आगे आंसर। चलो, किसी स्टूडेंट ने सलाह दिया है कि सर पानी जो है बैठ के पिया कीजिए, है ना, इसीलिए पानी पीते समय मैं बैठ जाता हूं। ठीक है, चल क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या हुआ? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि निम्न में से महानदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो अभी हम पढ़े कि महानदी का उद्गम स्थान सिहावा है, फरसिया नामक जगह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बात करते हैं। महानदी इसमें से कहां से निकलती है? तो आपको पता है कहां से निकलती है जी? सिहावा पर्वत। जो सेम क्वेश्चन है उसको आगे बढ़ा देंगे। निम्न में से छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो देखो, छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के बीचों बीच कौन सी नदी बह रही है? महानदी। और महानदी छत्तीसगढ़ के बीचों बीच बहती है, इसका मतलब महानदी जो है वो क्या होगी? छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा होगी। महानदी क्या होगी जी? छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में जाना जाता है? अगर छत्तीसगढ़ की गंगा बात करें कि किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में जाना जाता है? महानदी, खारून, इंद्रावती नदी, दूध या गोदावरी? तो छत्तीसगढ़ की गंगा मतलब, अब छत्तीसगढ़ जैसे गंगा नदी जो है भारत में सबसे बड़ी नदी है ना, पूजनीय नदी भी है, वैसी छत्तीसगढ़ में बात करें तो वैसा वैल्यू जो है वो महानदी का है, इसलिए आंसर क्या होगा? महानदी।
ठीक है, महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाएगा और महानदी को ही छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे महानदी को ही छत्तीसगढ़ की क्या कहा जाता है जी, गंगा कहा जाता है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? सेम क्वेश्चन है, तो सीधा आंसर महानदी। आगे बढ़ जाएंगे, इस राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, इस राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महानदी, शिवनाथ नदी, ठीक है, या सॉरी हसदेव नदी या इंद्रावती नदी? बताओ, सबसे लंबी नदी। तो अगर आपको पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब आपको शिवनाथ आंसर लेना है। ठीक है, और अगर आप व्यापम के एग्जाम में बैठ रहे हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी बोलेगा तब आपको शिवनाथ लेना है। और ऐसे आपको पूछ ले सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो महानदी है, क्योंकि महानदी की कुल लंबाई 858 किलोमीटर है। ठीक है, और हसदेव 176, इंद्रावती 264, शिवनाथ 290। इस हिसाब से इस राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? राज्य की सबसे लंबी नदी हो जाएगी महानदी। ठीक है, तो जितने लोग शिवनाथ ले रहे थे, व्यापम में जब आप बैठोगे ये क्वेश्चन आएगा, याद रखना। व्यापम के एग्जाम में जब आप बैठोगे, ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं, व्यापम के एग्जाम में जब भी आप बैठोगे, लंबी नदी पूछेगा, तुरंत आपको महानदी टिक मारना है। निम्न में से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसमें से सबसे बड़ी नदी कौन सी है जी? इंद्रावती, नर्मदा, महानदी, मांड, है ना? इसमें से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ठीक है, पूछ रहा है कि बताइए इसमें से बड़ी नदी कौन सी है? इंद्रावती नदी, नर्मदा नदी, महानदी या मांड नदी? ठीक, इंद्रावती, नर्मदा, महानदी और मांड नदी। देखो, अगर आप व्यापम का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, यहां पर लंबाई नहीं पूछा है, यहां पर बोला है कि बड़ी नदी कौन सी है, लंबी नदी नहीं बोला है। ठीक है, अगर लंबी बोलता तो आप जानते हो नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है, इंद्रावती 264 है, महानदी 858 है, और मांड नदी ये 155 है, 155 किलोमीटर। अगर लंबी नदी बोलता तो हम जो है नर्मदा को आंसर लेते, क्योंकि नर्मदा जो है 1312 किलोमीटर है। अगर हम क्वेश्चन सेट करने वाले का माइंड अगर समझ सकें, तो आप छत्तीसगढ़ के जीके में ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका कि निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो जब छत्तीसगढ़ के जीके में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो उस हिसाब से आंसर पलट सकता है, और आंसर आपका होगा महानदी। ठीक है, एक बार एग्जाम में आ भी चुका है ये क्वेश्चन, और बहुत सारे लोगों ने नर्मदा टिक कर दिया लंबाई को देखते हुए। हालांकि लंबाई ज्यादा है नर्मदा नदी की, लेकिन क्वेश्चन में पूछा था कि इसमें से बड़ी नदी कौन सी है। सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन घुमाने के लिए ही दिया गया था। ठीक है, ताकि मैक्सिमम लोग क्या कर सके, इसको नर्मदा ही ले, है ना। लेकिन नर्मदा जो है लंबी ही जरूर है, लेकिन अगर बड़ी नदी की बात करें तो बड़ी जो है वो कौन सी है, महानदी है। और राज्य के हिसाब से भी सबसे बड़ी नदी जो है महानदी है, इस कारण राज्य के अकॉर्डिंग इसको आंसर लिया गया था उस समय। महानदी का एक अन्य नाम बताइए, महानदी का एक अन्य नाम इसमें से कौन कौन सा है? शनि, सुवर्णरेखा, चित्रोत्पला या मंदाकिनी? बताइए। तो आप जानते हो मंदाकिनी जो है ये किसको कहा जाता है जी? तो ये इंद्रावती नदी को कहा जाता है। मंदाकिनी की अगर हम बात करें तो ये किसे कहा जाता है? इंद्रावती को कहा जाता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये कौन सी नदी है? चित्रोत्पला। चित्रोत्पला, नीलोत्पला और कनक नंदिनी, याद रखेंगे, चित्रोत्पला, नीलोत्पला और कनक नंदिनी। ठीक है, अब देखो, आप हवा की तरफ देखोगे, बादल की ओर देखोगे, तो बादल कैसा दिखता है जी हमको? नीला नीला दिखता है। बादल की ओर देखे हो, मतलब सुबह तो देखते ही हो, तो जब आप बादल की ओर देखते हो तो नीला नीला दिखता है। तो नीला याद रखना, बादल मतलब बादल ऊपर क्या है? हवा है।
तो वायु पुराण हवा से वायु पुराण, और बादल नीला दिखता है उससे याद रखेंगे नीलोत्पला। तो वायु पुराण में महानदी को नीलोत्पला कहा गया है, ऐसे याद रखेंगे। इसके अलावा चित्रोत्पला भी कहा जाता है और कनक नंदिनी भी कहा जाता है। कनक नंदिनी, चित्रोत्पला, नीलोत्पला और महानंदा, ठीक है, ऐसे 4 नामों से जाना जाता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, वह कौन सी नदी है जिसे पहले चित्रोत्पला कहा जाता था? अभी हमने पढ़ा इस चीज के बारे में कि वह कौन सी नदी जिसे पहले चित्रोत्पला कहा जाता था। तो चित्रोत्पला पहले किसे कहा जाता था? महानदी को कहा जाता था। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला है। कौन से पुराण में महानदी को नीलोत्पला कहा गया? अभी मैंने आपको बताया नीला नीला हमको बादल दिखता है, सीधी सी बात है, और वो क्या है? वायु है। तो आंसर क्या लेंगे आप? वायु पुराण, है ना? समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महाभारत काल में महानदी का क्या नाम था? तो महाभारत काल में पूछ रहा है कि महानदी का क्या नाम था? कावेरी, ताप्ती, महानंदा, गंगा, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि आप महानदी की अगर हम बात करें तो महानदी को नीलोत्पला, चित्रोत्पला, कनक नंदिनी और महानंदा के नाम से जाना जाता था। तो मैक्सिमम लोग जो है इसका आंसर क्या ले लेंगे? महानंदा लेंगे, क्योंकि महानंदा नाम से जाना जाता था। लेकिन ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि महाभारत के समय ये जो महानदी है इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, महाभारत के समय इस नदी का साक्ष्य ही नहीं मिलता है। तो जब इस नदी के साक्ष्य ही प्राप्त नहीं हुए हैं कि महाभारत के समय ये नदी थी, तो नाम कैसे हो जाएगा? तो जब कोई चीज था ही नहीं तो नाम कैसे रहेगा? समझ रहे हो? इसलिए ऑप्शन नंबर ई लेना पड़ेगा। क्लियर? मामला समझ में आया ऑनलाइन वालों? आगे मामला समझ में? तो क्यों हम 16वां का सी नहीं ले सकते? समझ गए? क्योंकि महाभारत के समय महानदी का कोई साक्ष्य ही नहीं मिला है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, उसको उस समय किसी भी नाम से नहीं जाना था। ठीक है, क्योंकि अगर महाभारत के समय आप थे तो आपके साक्ष्य मिलने चाहिए, तब तो आपको नाम से जाना जाएगा। अब आप महाभारत के समय थे ही नहीं तो कैसे बोल सकते हो कि मेरा नाम महाभारत के समय चिरकुंडा था, कुछ भी था? ठीक है, वैसी नाम तो हुआ करते थे उस समय, पता है? मतलब असुर लोग के, अब असुर से कम थोड़े ना रहे होगे आप, पता है ना? देवता तो नहीं रहे होगे, असुर ही रहे होगे, तो ऐसे कुछ नाम रहा होगा, पता है? ठीक है, तो आपको याद है क्या कि आप महाभारत के समय आपका नाम क्या था? नहीं याद है ना, क्योंकि आप थे ही नहीं उस समय। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो वही चीज समझाने की बस मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा था। ठीक है, अब हो गया? दांत कितना दिखाओगे जी? हो गया। ये सिर्फ एक एग्जांपल था कि महानदी का उल्लेख ही नहीं है महाभारत के समय, तो उसका नाम कैसे होगा? ठीक है, हालांकि महानंदा कहा जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप महानंदा टिक कर दोगे। आगे बढ़े। राजिम स्थित त्रिवेणी संगम निम्न में से कौन सी 3 नदियां यहां मिलती है? तो राजिम आप जान रहे हो, राजिम में 3 नदियों का संगम होता है, महानदी, पैरी और सोंढूर, है ना? आप भी पढ़े होंगे, महानदी, पैरी और सोंढूर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी, महानदी, पैरी और सोंढूर नदी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में महानदी, पैरी और सोंढूर का संगम स्थान कौन सा है? तो अभी आपने पढ़ा, कौन सा है जी? राजिम। और ये राजिम कहाँ है, किस जिले में है? कमेंट करके बताइए, राजिम किस जिले में है? राजिम जो है वो किस जिले में है जी? गरियाबंद। गरियाबंद में 3 नदियों का संगम, महानदी, पैरी और सोंढूर, जिसको राजिम कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम को कहा जाता है, शिवरी नारायण जो है वो दूसरा प्रयाग है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम को कहा जाता है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए छत्तीसगढ़ का दूसरा प्रयाग किसे कहते हैं, तब आपको आंसर लेना होगा शिवरी नारायण। ठीक है, शिवरी नारायण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बोलता है? बताइए, छत्तीसगढ़ का शहर जहां 3 नदियों का संगम है, 3 नदियों का संगम है, कौन सा? राजिम, है ना? राजिम में 3 नदियों का संगम है। ठीक, और बताइए 3 नदियों का संगम, जहां राजिम 3 नदियों का संगम है, वहां पर कौन से महादेव का मंदिर है जो कि पंचकोशी यात्रा का केंद्र बिंदु है? तो राजिम में, हाँ बहुत बढ़िया, कुलेश्वर महादेव का मंदिर है जो कि पंचकोशी महादेव का केंद्र बिंदु है। निम्न में से कौन सा नगर महानदी शिवनाथ और जोंक नदी के पवित्र संगम पर बसा है? तो जैसे महानदी, पैरी और सोंढूर मतलब राजिम, वैसी महानदी, शिवनाथ और जोंक, ऐसे 3 नदियां आकर मिलती है, इसको कहा जाता है?
संगम को शिवरी नारायण, ठीक है, शिवरी नारायण छत्तीसगढ़ का दूसरा प्रयाग, बहुत बढ़िया। मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? तो जहां पर मांड नदी आकर मिलती है, देखो यहां से सरभंजा जलप्रपात मैनपाट से मांड नदी आकर मिलती है, किसमें? महानदी में। तो ये मांड नदी और महानदी के संगम के पास कौन सा धार्मिक स्थल है, बताइए? ए बी सी डी, डिंडेश्वरी, अंगार मोती, चंद्रहासिनी, महामाया। चंद्रहासिनी माता का मंदिर, बहुत बढ़िया, चंद्रहासिनी माता का मंदिर चंदरपुर, ठीक है, सही है आंसर। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोलता है कि गंधेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर है? गंधेश्वर मंदिर जो है वो किस नदी के तट पर है? खारून, पैरी, महानदी, अरपा। अब विचार कीजिए और बताइए गंधेश्वर महादेव का मंदिर किस नदी के तट पर है? ठीक है, और इस मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया? महानदी के तट पर, ठीक है, महानदी के तट पर गंधेश्वर महादेव का मंदिर है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? रिपेयरिंग। तो इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था भोसला शासक चिमड़ाजी भोसले। भोसला शासक चिमड़ाजी भोसले, याद रखना है, क्या याद रखना है जी? चिमड़ाजी भोसले, ठीक है। आज पूरा पांचों नदियों को हमको कवर करना है ना। निम्न स्थानों में से कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर महानदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में आता है? तो अगर नीचे से हम बात करें, ठीक है, तो नीचे से बात करें सिरपुर, राजिम, है ना, ठीक है, एक दो स्पॉट बनाते हैं जब तक। नीचे यहां पर राजिम पड़ेगा, उसके ऊपर पड़ेगा सिरपुर और उसके ऊपर पड़ेगा शिवरी नारायण। तो राजिम, सिरपुर, शिवरी नारायण, ऐसा कोई लाइन से लिखा हुआ है, ठीक है, राजिम, सिरपुर, शिवरी नारायण और उसके बाद पलारी। तो ये तो गलत हो जाएगा, पलारी नीचे पड़ता है, ठीक है, यहां इस तरफ पलारी पड़ेगा, पलारी, राजिम, सिरपुर, पलारी, शिवरी नारायण, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। देखिए राजिम, सिरपुर, पलारी, शिवरी नारायण, ऐसा कुछ लिखा होगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि राजिम जो है वो गरियाबंद में पड़ेगा, सिरपुर महासमुंद में, ठीक है, पलारी बलौदा बाजार में पड़ेगा, तो महासमुंद के ऊपर है बलौदा बाजार, और उसके ऊपर जांजगीर चांपा में शिवरी नारायण पड़ेगा, तो शिवरी नारायण सबसे ऊपर हो गया। तो सीधी सी बात है, राजिम, सिरपुर, पलारी और राजिम, सिरपुर, पलारी और शिवरी नारायण, ऐसा ऑप्शन बी दिख रहा है आपको। देखिए ऑप्शन नंबर बी, सबसे नीचे राजिम होगा क्योंकि गरियाबंद, उसके ऊपर महासमुंद जिले में सिरपुर, उसके ऊपर बलौदा बाजार में पलारी और उसके ऊपर जांजगीर चांपा में शिवरी नारायण। इसके लिए जो मैं आपको छत्तीसगढ़ का मैपिंग करा रहा हूं, है ना, वो करना बहुत जरूरी है ताकि आपको चीजें क्लियर हो सके कि कौन सी चीज, मतलब कौन सा जगह किस जिले में कहां पर है, ठीक है, उसी आधार पर आप आंसर ले सकते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्या बोल रहे हो? हेयर स्टाइल मस्त है। हाँ आज जो है हेयर कट करवाया है मैंने, इस कारण हो सकता है, ठीक है, जिस दिन हेयर कट कराए रहोगे ना उस दिन चेहरा जो है छोटा छोटा दिखता है। आज मेरा चेहरा छोटा छोटा लग रहा होगा आप लोगों को। हाँ कल बिल्कुल मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि कल मैपिंग की क्लास हो, ठीक है, बाकी देखते हैं, क्योंकि रायगढ़ और क्या बचा हुआ है हमारा, बिलास सरगुजा संभाग हमने कंप्लीट कर लिया है। बिलासपुर संभाग में हम लगभग सभी जिलों को पढ़ चुके हैं ना, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति और कोरबा भी हमने पढ़ लिया। रायगढ़ और सारंगढ़ बचा है ना, तो कोशिश रहेगी कल सारंगढ़ और रायगढ़ खत्म करके, मतलब पढ़ाकर आपका बिलासपुर संभाग आपको कंप्लीट करा दिया जाए, तो कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। चलो महानदी के उत्तरी भाग में मिलने वाली नदियों का क्रम, तो सीधी सी बात है, हसदेव भी है क्या, ठीक है, ये रहा हसदेव नदी, हसदेव के बाद बोरई, बोरई के बाद मांड और मांड के बाद केलो, ऐसे चार नदियां होंगे, हसदेव, बोरई, मांड, केलो, दिख रहा है कहीं पर? हसदेव, बोरई, मांड, केलो, अच्छा पूर्व से पश्चिम, मतलब इस तरफ से पूछा है, तो केलो, मांड, बोरई, हसदेव, ऐसा कहीं लिखा हुआ है? केलो, मांड, बोरई, हसदेव, ये लिखा हुआ है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा केलो, मांड, बोरई, हसदेव। तो ये क्रम आपको मैंने पढ़ाया भी है नदियों का, है ना, बहुत सारे लोग सही आंसर दे भी रहे हैं। केलो नदियों में मैं आपको बता भी रहा हूँ, महानदी में उधर से देखा तो केलो पहले आकर मिलता है, तो केलो, मांड, बोरई और हसदेव, केलो, मांड, बोरई और हसदेव, ऐसे केलो की अगर बात करें हम, ऐसे बाहर चले जाती है, केलो, मांड, बोरई, हसदेव, ऐसा याद रखना है, ठीक है।
रिकॉर्डेड एप्लीकेशन में मिल जाएगा, जो मैंने पढ़ाया है ना वो एप्लीकेशन में मिल जाएगा। निम्न में से कौन महानदी के किनारे नहीं बसा है? इसमें से कौन सा शहर महानदी के किनारे नहीं है? तो राजिम तो है जी, राजिम है, शिवरी नारायण है, सिरपुर है, रायगढ़ नहीं है, क्योंकि रायगढ़ ये केलो नदी जो है ना इसके किनारे है रायगढ़। रायगढ़ किस नदी के किनारे है? आप लोगों को पता है रायगढ़ जो है वो केलो नदी के किनारे है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? रायगढ़। क्योंकि राजिम, सिरपुर और शिवरी नारायण तो है, ठीक है, राजिम, सिरपुर और शिवरी नारायण तो है। शिवनाथ नदी निम्नलिखित में से किसकी एक सहायक नदी है? तो आप देख रहे हो ये शिवनाथ किस में जाकर मिल रही है जी? ये शिवनाथ जाकर मिल रही है महानदी में। तो शिवनाथ नदी किसकी सहायक नदी हो गई? महानदी की सहायक नदी हो जाती है। कौन सी नदी? शिवनाथ नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिवनाथ नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? अगर हम बात करें शिवनाथ नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? देवगढ़ की पहाड़ी, बैलाडीला की, पानाबरस या सिहावा पहाड़ी? तो इसमें से अगर ऑप्शन लेना हो तो पानाबरस लेंगे, ठीक है, और अगर पानाबरस इसमें से आपको आंसर लेना होगा, और अगर पानाबरस ऑप्शन में नहीं है तो याद रखेंगे गढ़चिरौली। क्या याद रखेंगे जी आप लोग? गढ़चिरौली याद रखना है आपको, जो मैं आपको बता रहा हूं वो याद रखना पड़ेगा आपको। गढ़चिरौली मूल स्थान जो है वो गढ़चिरौली महाराष्ट्र है। मूल जो है वो गढ़चिरौली महाराष्ट्र है, ठीक है। वीडियो बफरिंग कर रहा है? नहीं नहीं, एकदम क्लियर चल रहा है, क्योंकि वीडियो बफरिंग रहेगा तो इतने लोग लाइव हो ही नहीं सकते। अगर वीडियो बफरिंग होगा तो वीडियो क्लियर ही चल रहा है, ठीक है। मैपिंग की क्लास जो है ना वो आपको एप्लीकेशन से ही मिल पाएगा, क्योंकि जो एमसीक्यू है वो यहाँ कराया जा रहा है, ठीक है, यूट्यूब पर। तो मैपिंग जो थ्योरी क्लास है वो आपको पेड कोर्स में ही मिल पाएगा हमारे, ठीक है। जो सच है वो सीधा सीधा साफ साफ है, ठीक। हाँ, मैं जो एमसीक्यू है वो आपको मैंने प्रॉमिस किया है, तो मैं आपको एमसीक्यू जो है बिल्कुल पूरा कराऊंगा, है ना। छत्तीसगढ़ के भूगोल का जितना भी एमसीक्यू है मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा। एक भी एमसीक्यू आपको बाहर से नहीं मिलेगा, हर चीज आपको लगेगा पढ़ा हुआ है, ठीक। लेकिन आपका जो है थ्योरी जो है वो आपको एप्लीकेशन से ही मिल पाएगा। चलिए, पानाबरस की पहाड़ी, और ये अगर ऑप्शन में नहीं है तो मूल उद्गम याद रखेंगे गढ़चिरौली, गढ़चिरौली महाराष्ट्र, याद रखेंगे गढ़चिरौली महाराष्ट्र। तो ये जो शिवनाथ नदी दिख रही है ना, ये पानाबरस की पहाड़ी तो है ही, लेकिन मूल जो इस उद्गम है वो गढ़चिरौली में है। कहाँ है जी? गढ़चिरौली। याद रहेगा गढ़चिरौली? बताओ तो, एक बार टाइप करो तो गढ़चिरौली, ठीक है। मिल जाएगा पीडीएफ आप लोगों को इसका, बहुत जल्द इसका पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, है ना, बस उस पर काम चल ही रहा है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ों को दो भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है? तो प्राचीन समय में ऐसी मान्यता थी कि जो ये शिवनाथ नदी आपको दिख रहा है, इस शिवनाथ नदी के ऊपर 18 और नीचे 18 गढ़ थे। तो टोटल छत्तीसगढ़ जो है किस नदी के? शिवनाथ नदी के ऊपर और नीचे 18 में बटे हुए थे। लेकिन आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या क्या लिखा हुआ है? तो ऑप्शन में आपका हसदेव, महानदी, संखिनी, डंकिनी और इनमें से कोई नहीं। अच्छा, ए ऑप्शन, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है, ठीक, आ तो गया जी आंसर। ऑप्शन नंबर ए इस तरफ लिखा हुआ था, ठीक है। ये ऑप्शन ए आपको भी नहीं दिख रहा होगा, हो सकता है, ठीक है, इस तरफ लिखा हुआ था। शिवनाथ नदी जो है वो दो भागों में बांटते थे। इस नदी, ये जो नदी है ये छत्तीसगढ़ को दो भागों में बांटती थी। ऊपर रतनपुर के कलचुरी थे, इधर इस 18 गढ़ में रतनपुर के कलचुरी, और इस 18 गढ़ में रायपुर के कलचुरी शासन किया करते थे। तो 18 गढ़ में बटा हुआ था, ठीक है। इतिहास आपको पढ़ाया मैंने, आप देख सकते हो उसमें भी जाकर, ठीक है। छत्तीसगढ़ के नाम की व्युत्पत्ति एक नदी पर स्थित 36 किलों से हुई है, जिसमें से 18 किले उस नदी के उत्तर में और 18 किले उस दक्षिण में थे। उस नदी का क्या नाम है जिस पर ये किले स्थित है? इतना लंबा चौड़ा पूछने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा सीधा पूछ सकते थे कि कौन सी नदी छत्तीसगढ़ को 18 में बांटती थी। तो सीधा हम आंसर क्या लेते थे? शिवनाथ। तो काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, लेकिन आंसर वही है, शिवनाथ नदी, आपको ही पता है। चलो, बहुत बढ़िया। नांद घाट किस नदी के किनारे है? बताइए। नांद घाट, जो आपका नांद घाट पड़ता है बेमेतरा जिले में, नांद घाट, ठीक है, जहां पर हाफ, सकरी और शिवनाथ नदी का संगम होता है। अब याद रखेंगे बेमेतरा जिला में नांद घाट जो है ये शिवनाथ नदी के तट पर पड़ता है, जहां पर हाफ नदी और सकरी नदी भी आकर मिलती है, हाफ और सकरी। तो नांद घाट में हाफ, सकरी और शिवनाथ, ये तीन नदियों का संगम है ना, इसको याद रखिएगा, शिवनाथ नदी, है ना। नांद घाट किस नदी के किनारे स्थित है? शिवनाथ नदी के किनारे स्थित है, जहां पर हाफ और सकरी नदी भी आकर
मिलती है। हाफ नदी और सकरी नदी का भी संगम है। शिवनाथ नदी में से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी? शिवनाथ नदी में आकर मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी, तो याद रखेंगे पटेचुआ की पहाड़ी। ठीक है, पटेचुआ की पहाड़ी से अगर हम बात करें तो पटेचुआ की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है जी? तो पटेचुआ की पहाड़ी से खारून नदी निकलती है, सिहावल सागर से मनियारी नदी निकलती है। ठीक है, और भानु प्रतापपुर पूर्वी पहाड़ी से तांदुला नदी और खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी से अरपा नदी। तो सब अपने अपने जगह से निकलते हैं, लेकिन शिवनाथ नदी की जो सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है, वो लंबाई के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। ठीक है, वो कौन सा डिसाइड होगा? लंबाई के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। तो ऐसे तो देखा जाए तो मनियारी जो है वो 134 और लीलागर 135 है। इस हिसाब से लीलागर आंसर लेना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में लीलागर नदी है ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन में लीलागर नदी है ही नहीं। और आपको पता है, क्या पता है जी? आपको पता है कि जो मनियारी नदी है वो 134 किलोमीटर है। मनियारी नदी कितनी है? तो मनियारी नदी की लंबाई टोटल 134 किलोमीटर है। ठीक है, ये आपको पता है कि मनियारी नदी की लंबाई कितनी है? तो मनियारी नदी की लंबाई टोटल 134 किलोमीटर है। अरपा नदी जो है वो 100 किलोमीटर है। अरपा नदी कितनी है? 100 किलोमीटर है। इसमें से सबसे जो लंबी नदी आपको दिख रही है, ठीक है, अरपा 100 किलोमीटर, मनियारी 134। ठीक है, आपका इसमें से जो सबसे लंबी नदी आपको दिख रही है, बाकी सब भी छोटी छोटी नदियां हैं, लेकिन बाकी नदी जो है आपका खारून नदी है, तांदुला नदी है, ये जो दो नदियां आपको दिख रही है इसका लंबाई भी कम ही है, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट जो है उल्लेख नहीं है कहीं पे भी खारून नदी की लंबाई इतनी ही है, तांदुला नदी की लंबाई इतनी है। लेकिन एक मोटा मोटी अगर आप याद करना चाहो तो तांदुला नदी का आप याद कर सकते हो 64 किलोमीटर। ठीक है, तांदुला का कितना याद रख सकते हो आप? 64 किलोमीटर। ठीक है, अरपा जो है वो 100 किलोमीटर और मनियारी जो है 134 किलोमीटर। ठीक है, खारून का भी आसी पास है। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट आपको कहीं पे भी इसका डेटा नहीं मिलेगा कि खारून नदी की इतनी ही लंबाई है करके। ठीक है, इसलिए आप ये मान के चलो कि 100 के आसपास है। खारून नदी की जो लंबाई है वो 100 के आसपास ही है। तो जब अगर 100 के आसपास है तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक है, तो सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? सबसे लंबी नदी हो जाएगी मनियारी नदी, है ना। खारून वही 96 या वही 100 के आसपास है, एग्जैक्ट नहीं है, हर कोई अलग अलग बोलता है, लेकिन 100 के आसपास ही बताते हैं सबके सब कि 100 के आसपास होगा। इस राज्य में मनियारी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो अभी आपने देखा मनियारी नदी जो है, मनियारी नदी वो किसकी सहायक नदी है? तो मनियारी नदी को आपने देखा कि मनियारी नदी आकर किसमें मिल रही है? तो मनियारी नदी शिवनाथ में आकर मिल रही है, तो मनियारी नदी शिवनाथ की सहायक नदी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालागांव किस नदी के तट पर है? तो आप जानते हो कि प्रसिद्ध जो है पर्यटन स्थल तारागांव, तालागांव, ये मनियारी नदी के किनारे है। ठीक है, ये तो गलत हो ही नहीं सकता। ठीक, तालागांव मनियारी नदी किनारे। ऐतिहासिक ग्राम ताला किस नदी के किनारे? तो अभी हमने पढ़ा मनियारी नदी। ऐतिहासिक ग्राम ताला जो है वो किस नदी के किनारे है जी? मनियारी नदी के किनारे है। तांदुला और खरखरा नदी किसकी सहायक नदी है? तो आप जानते हो कि तांदुला और खरखरा नदी शिवनाथ में आकर मिलते हैं। ठीक है, ये तांदुला और ये खरखरा। ठीक है, तो तांदुला और खरखरा किसकी सहायक नदियां हैं? शिवनाथ की सहायक नदियां। मतलब नीचे से खारून, तांदुला, खरखरा, तीन नदी जाकर शिवनाथ में मिलते हैं, नीचे से खारून, तांदुला और खरखरा। तो तांदुला और खरखरा को पूछा है, सीधी सी बात है, किसकी सहायक नदी है? शिवनाथ। खालिस्तान का उद्गम कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर की तहसील के पहाड़ियों में हुआ है। अभी मैंने आपको बताया था कि तांदुला नदी का उद्गम जो है भानु प्रतापपुर पूर्वी पहाड़ी से होता है। किसका? तांदुला नदी। ठीक है, थोड़ी देर पहले आपको पढ़ा है। और खारून नदी पटेचुआ की पहाड़ी, पटेचुआ की पहाड़ी बालोद जिला। शिवनाथ तथा खारून नदी का संगम स्थान कहाँ है? तो शिवनाथ और खारून, अगर खारून नदी को हम बनाए यहाँ पर, तो खारून नदी और शिवनाथ नदी जहां पर मिलते हैं वहां पर सोमनाथ शिव का मंदिर है। बोलो हर हर महादेव, है ना। तो शिवनाथ तथा खारून नदी का संगम जो है सोमनाथ मंदिर पर है, सिमगा, है ना, सिमगा तहसील बलौदाबाजार जिले। ठीक है, सोमनाथ शिव मंदिर। चलिए,
निम्नलिखित में से कौन शिवनाथ नदी की एक सहायक नदी है? तो आप जान रहे हो हसदेव तो जाकर किसमें मिल जाती है? हसदेव महानदी की सहायक नदी है। कोसी हमारे यहाँ बहती नहीं है, पैरी नदी जो है वही महानदी की सहायक नदी है। तो आंसर क्या होगा? खारून, क्योंकि खारून और शिवनाथ के संगम पर ही सोमनाथ महादेव का मंदिर है। ठीक है, सोमनाथ महादेव का मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी के तट पर रायपुर स्थित है? तो आप जानते हो रायपुर जो है खारून नदी के तट पर स्थित है, जहां पर क्या है? महादेव घाट है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रसिद्ध महादेव घाट का मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो अभी आपने पढ़ा किस नदी के तट पर लगता है? खारून नदी के तट पर लगता है, क्योंकि खारून नदी के तट पर ही रायपुर में क्या है? महादेव घाट। अरपा नदी का उद्गम स्थल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अरपा नदी खुंगरी खोंडसरा की पहाड़ी से निकलती है। ये खोंगसरा की पहाड़ी कहां पड़ता है? तो पेंड्रा में पड़ता है, क्योंकि सिहावा से वहां नदी, ठीक है, तो पेंड्रा में पड़ता है। और सोनहट से हसदेव नदी निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर नगर के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है? तो हम बिलासपुर में ही है, ये पीछे बह रही है कौन सी नदी? अरपा नदी। तो छत्तीसगढ़ की बिलासपुर की जीवन रेखा अरपा नदी बिलासपुर के बीचों बीच गुजरती है। लीलागढ़, खरखरा, खारून और जमुनिया छत्तीसगढ़ में किस नदी की सहायक नदी है? तो खारून से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि खारून शिवनाथ में मिलती है। तो लीलागढ़, खरखरा और जमुनिया ये भी किस में मिलेंगे? जाकर शिवनाथ की सहायक नदियां होंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिवनाथ नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो आप देखो इसमें से मनियारी नदी है, लीलागढ़ है, अरपा है, खारून है, सबरी नदी नहीं है, क्योंकि सबरी नदी जो है वो इधर बह रही है, या ये है सबरी नदी। और ये सबरी नदी की अगर हम बात करें तो ये इस तरफ से आ रही गोदावरी नदी में मिलती है। किसमें मिलती है? गोदावरी। तो ये सबरी नदी जो है छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में होकर बहती है, कोंटा तहसील पड़ता है। ठीक है, ये जाकर किसमें मिल जाती है? गोदावरी में जाकर मिलती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ठीक है, और बताओ क्या हालचाल है बंधु लोग, ऑनलाइन वालों? फास्ट तो नहीं हो जा रहा है ना? आसान क्वेश्चन है इसीलिए हम फास्ट ट्रैक चल रहे हैं थोड़ा सा। ठीक, हसदेव नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो हसदेव की सबसे सहायक नदी पूछ रहा है, क्योंकि हसदेव की बहुत सारी सहायक नदी है। अहिरन है, जटाशंकर जिसको बोलते हैं, चोरनई नदी है, ठीक है, तान है, गेज है। ठीक है, तो ये सब हसदेव की सहायक नदियां हैं। तो आपको पूछा जा रहा है कि हसदेव की मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ठीक है, तो वैसे तो हसदेव में बहुत सारी नदियां मिलती है, लेकिन हसदेव की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो गेज नदी है। बहुत बढ़िया, कौन सी नदी है जी? गेज नदी है। ठीक है, हसदेव की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो गेज नदी। आप समझ रहे हो? अभी तक नहीं, गेज नदी है। हसदेव नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी गेज। किस नदी की सहायक नदी हसदेव है? हसदेव नदी महानदी में जाकर मिलती है। ये देखो, ये रही सोनहट के पहाड़ से ये हसदेव नदी आ रही है। हसदेव नदी 176 किलोमीटर लंबाई किस में जाकर मिलती है? महानदी में मिलती है। नेक्स्ट, देवगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी कैमूर पर्वतमाला से किस नदी का उद्गम होता है? देवगढ़ की पहाड़ी कैमूर पर्वतमाला से किस नदी का उद्गम होता है? तो हसदेव नदी। अभी हमने पढ़ा था, कैमूर पर्वतमाला से किस नदी का उद्गम? हसदेव नदी। किस नदी के तट पर कोरबा नगर स्थित है? तो हसदेव नदी के तट पर कोरबा है। तो मैं तो कोरबा से ही हूं जी, है ना। और हसदेव नदी हमारे शहर जो है, हमारा कोरबा शहर किस नदी के तट पर बसा है? हसदेव। लेकिन हसदेव नदी के तट पर ही आगे जाकर जांजगीर चांपा, पीथमपुर ये सब पड़ेंगे। ठीक है, तो पीथमपुर भी तट पर पड़ता है, जांजगीर चांपा भी तट पर पड़ता है, लेकिन पीथमपुर जांजगीर चांपा जिले के अंडर में आता है। ठीक है, चांपा किस नदी के तट पर है? तो अभी आपको मैंने बताया हसदेव नदी, क्योंकि जब आप हसदेव नदी बहाते हो तो ये कोरबा और ये रहा जांजगीर, ये चांपा। तो जांजगीर और चांपा के बीच से, एक तरफ जांजगीर दूसरी तरफ चांपा, ये हो गया जांजगीर और चांपा के बीचों बीच ये हसदेव नदी बढ़ती है। इसी किनारे पीथमपुर भी पड़ता है। ठीक है, तो जांजगीर और चांपा के बीच से बहती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का एक प्राचीन गढ़ पीथमपुर किस नदी के तट पर है? बताइए। अभी मैंने आपको बता रहा था कि जांजगीर चांपा जिले में पीथमपुर पड़ता है, और ये छत्तीसगढ़ का एक प्राचीन गढ़ है। ये किस नदी के तट पर है जी? हसदेव नदी के तट पर है। ये किस नदी के तट पर है? तो ये हसदेव नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों में से एक है? तो छत्तीसगढ़ से ताप्ती नदी तो नहीं बहती, ठीक है, कृष्णा नहीं बहती, मंजीरा नहीं बहती, तो कौन सी? हसदेव नदी। हसदेव नदी भी पहले क्या होता था? हसदेव नदी कहां से निकलती है, कितनी लंबाई है, कहां जाकर उसका विसर्जन होता है ना? केरा शिलादेही के समीप जाकर विसर्जन होता है। बस इतना ही पूछा जाता था। लेकिन हसदेव नदी की आप लंबाई देखो, 176 किलोमीटर है। इस हसदेव नदी की लंबाई आप देखो
तो 176 किलोमीटर लंबाई है हसदेव नदी की। सीधी सी बात है, बहुत बड़ी नदी है, भले ही महानदी में जाकर मिल रही है। तो अब हसदेव नदी की जो सहायक नदियां हैं इसको भी पूछा जाता है। हसदेव नदी की सहायक नदी है चोरनई नदी, है ना, कोरबा में है, देवपहरी पिकनिक स्पॉट, देवपहरी जलप्रपात है, ठीक है। उसको पूछता है कि चोरनई नदी पर कौन सा जलप्रपात है या देवपहरी जलप्रपात किस नदी पर है, तो वो चोरनई जलप्रपात पर है जो हसदेव नदी की सहायक नदी। छत्तीसगढ़ की मांड नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है, तो मैनपाट के सरभंजा जलप्रपात, है ना, याद रखेंगे मैनपाट से मांड नदी का उद्गम होता है, इसी पर सरभंजा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनपाट किस नदी का उद्गम स्थल है, तो मैनपाट से मांड नदी भी निकलती है और मैनपाट के ही मातरिंगा की पहाड़ी है, वहां से रिहंद नदी निकलती है। फिलहाल तो एग्जैक्टली मांड। रायगढ़ शहर किस नदी के तट पर है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, रायगढ़ जो है वो केलो नदी के तट पर है। रायगढ़ किस नदी के तट पर है जी, केलो नदी के तट पर है। केलो नदी का उद्गम स्थल किसे कहा जाएगा आपका, तो केलो नदी का उद्गम स्थल कहा जाता है, थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा ये। अब बताओ केलो नदी का उद्गम स्थल कौन सा, जगदलपुर जिले में स्थित चित्रकूट पहाड़ियां, रायगढ़ जिले में स्थित लुड़ेक पहाड़ियां, बिलासपुर जिले में स्थित पाली पहाड़ियां, या सरगुजा जिले में स्थित मैनपाट की पहाड़ी। ठीक है, तो रायगढ़ में स्थित जो लुड़ेक की पहाड़ी है, ठीक है, जो जसपुर रायगढ़ के बीच में पड़ता है, इसी से केलो नदी का उद्गम होता है। जोग नदी का उद्गम स्थल कहां है, तो जोग नदी जो है सोनबेड़ा का पठार उड़ीसा, है ना, उड़ीसा और गरियाबंद दोनों के बॉर्डर पर पड़ेगा जोग नदी। ठीक है, सोनबेड़ा का पहाड़, है ना, महासमुंद गरियाबंद और उड़ीसा के बीच में बॉर्डर पर सोनबेड़ा का पठार, वहीं से जोग नदी का उद्गम होता है। जोग नदी किसकी सहायक नदी है, तो आप जान रहे हो कि इस तरफ से शिवनाथ नदी आकर मिल रही है और इस तरफ से जोंक नदी आकर मिल रही है, तीनों के संगम पर शिवरी नारायण है ना। ये जोंक नदी देखो किस में जाकर मिल रही है, महानदी। ठीक है, जोंक नदी किस में जाकर मिल रही है, तो महानदी आपको क्या होगा, आंसर लेना होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खुर्जा पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल है, तो जसपुर में ये पंडरा पाट है, पंडरा पाट के बखोना चोटी से कन्हार नदी ऊपर और खुर्जा पहाड़ी से ईब नदी नीचे, है ना, ईब नदी ये महानदी में आकर मिल जाएगी। तो इस हिसाब से खुर्जा पहाड़ी से ईब नदी का उद्गम होता है। यहीं पर ये दोनों पंडरा पाट में, खुर्जा पहाड़ी और बखोना चोटी दोनों। लेकिन अगर यही पूछ लेता कि बखोना चोटी से कौन सा नदी, तो बखोना चोटी से कन्हार नदी ऊपर और खुर्जा पहाड़ी, ये पंडरा पाट है, पंडरा पाट के खुर्जा पहाड़ी से ईब नदी नीचे। ठीक है, ये याद रखना, खुर्जा पहाड़ी से ईब नदी, बखोना चोटी से कन्हार नदी। ईब नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, तो ईब नदी का उद्गम स्थान की अगर हम बात करें तो खुर्जा, अभी हमने पढ़ा ईब नदी का उद्गम स्थान खुर्जा पहाड़ी है। ईब नदी कहां से शुरू होती है, तो खुर्जा पहाड़ी में भी कौन सा झूला, रानी झूला, राजा झूला, राम झूला, लक्ष्मण झूला, बताइए कौन सा झूला किस स्थान से शुरू होती है ईब नदी, खुर्जा पहाड़ी, बगीचा तहसील और रानी झूला। बहुत बढ़िया, सही आंसर क्या है जी, रानी झूला है। ठीक है, सही आंसर क्या है, रानी झूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी नदी है जो छत्तीसगढ़ से निकलती है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी नदी है, सबरी, महानदी, हसदेव या फिर सोन नदी। ठीक है, सबरी, महानदी, हसदेव या सोन नदी, बताइए छत्तीसगढ़ से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी। महानदी, चलो बहुत बढ़िया। छत्तीसगढ़ से की सबसे बड़ी नदी जो छत्तीसगढ़ से निकलती है, यही निकलते के जगह पे क्या बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी बताइए जो छत्तीसगढ़ में बहती है, तो छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे बड़ी नदी शिवनाथ होगी। लेकिन दोनों बड़ी नदी पूछ सकता है, मतलब बड़ी नदी पूछेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि निकलने वाली पूछ रहा है कि बहने वाली पूछ रहा है। अगर छत्तीसगढ़ से निकलने वाली की बात करें तब महानदी निकलकर बाहर निकल गई, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो बह रही है जो नदी, बड़ी नदी, तब आपको शिवनाथ याद रखना। ठीक है, लंबाई नहीं, लंबाई से कंपेयर नहीं हो पाएगा। खालिस्तान बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा पानी की मात्रा का नदी बेसिन है, तो सीधी सी बात है सबसे बड़ा 56.15% के साथ महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। महानदी जो है वो क्या है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, याद रहेगा। ठीक है, अगला बताइए शिवनाथ, पैरी और हसदो किस नदी की सहायक नदियां हैं, शिवनाथ, पैरी और हसदो किस नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें शिवनाथ की,
अगर हम बात करें इधर से आ रही पैरी की या इधर से आ रही हसदेव नदी, ये तीनों नदियां आप देखो महानदी में आकर मिल रही है। तो इस हिसाब से शिवनाथ, पैरी और हसदेव नदी तीनों किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तीनों किसकी सहायक नदी है जी? महानदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलो बहुत दिन बाद कहा, कल ही तो नहीं लिया था जी क्लास, उसके पिछले तो लिया था, है ना? वन संसाधन पढ़ाया था ना, आज मैं नदियों का अपवाह तंत्र पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, वन संसाधन पढ़ा दिया था आपको। चलो, महानदी की सहायक नदी है, इसमें से कौन सी महानदी की सहायक नदी है? खारून, मनियारी, अरपा या केलो? ठीक है, सिर्फ कल ही ऑप्शन था बस। महानदी की सहायक नदी कौन सी है? खारून, मनियारी, अरपा और केलो। ठीक है, तो आप देखो महानदी की सहायक नदी तो मनियारी शिवनाथ में आकर मिलेगी, खारून भी शिवनाथ में आकर मिलेगी, अरपा भी शिवनाथ में आकर मिलेगी, लेकिन जो केलो नदी है वो महानदी की सहायक नदी है। केलो नदी इसी के तट पर कौन सा शहर है? रायगढ़ शहर है, ये लुड़ेक की पहाड़ी से निकलती है। आंसर क्या हो जाएगा? केलो नदी। सीजी पुलिस का क्लास, सीजी पुलिस का क्लास जो है आपको नया बैच जो है वो मिल जाएगा 15 तारीख को, 15 दिसंबर से। ठीक है, 15 दिसंबर से नया बैच आपको मिल जाएगा। ठीक है बंधु लोग, ऑनलाइन वालों जितने लोग देख रहे हो, एक चीज बताओ, है ना, एक दुविधा आ गई है। दुविधा ये है समझना कि अगर आज नदी का क्लास अभी मैं कंटिन्यू करूं, क्योंकि अभी 150 क्वेश्चन है टोटल, है ना, और 150 क्वेश्चन बनाने के लिए आप जान रहे हो थोड़ा हिम्मत की भी जरूरत पड़ती है ना, मेरे को भी हिम्मत की जरूरत है और आपको भी हिम्मत की जरूरत है। एग्जैक्ट 150 क्वेश्चन ही, ठीक है, कुछ कम नहीं कुछ ज्यादा नहीं। तो 150 क्वेश्चन अगर मैं आज कराऊं तो कल मॉर्निंग में क्लास ले पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि रायगढ़ और सारंगगढ़ पढ़ाना है, तो रायगढ़ और सारंगगढ़ जो है वो अगर परसों करना चाहो, है ना, कल मैं कोशिश करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं करूंगा, कल मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि कल रायगढ़ और सारंगगढ़ को पढ़ाऊं। लेकिन इन केस अगर ऐसा होता है कि क्लास नहीं ले पाया, ठीक है, तो चल जाएगा, परसों लूंगा। तो तभी जो है आज जो है अपवाह तंत्र कंप्लीट करूंगा, नहीं तो फिर बस महानदी का कंप्लीट कराकर जय माता दी घर चलो। आप भी, मतलब आप तो अपने घर ही में हो, मैं अपने घर खाना वाना खा के बढ़िया गुड नाइट। बताओ कैसे करना है आज, इसको कंप्लीट कराना है अपवाह तंत्र को। कंप्लीट करना है। कई लोग नहीं वाले हैं और बहुत सारे लोग हाँ वाले हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, मेजोरिटी जिधर होगी काम उधर ही होगा। ठीक, चलो क्वेश्चन में चलते हैं आगे। ठीक है, इस राज्य में मनियारी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी? तो आपको पता है मनियारी नदी सिंहावल सागर नामक जगह से निकलती है और शिवनाथ में जाकर मिलती है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिवनाथ नदी। ठीक है, सिंहावल सागर नामक जगह से निकलती है मनियारी, शिवनाथ। मॉडम सिल्ली बांध सिलियारी नदी पर स्थित है, जो निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो देखो ये मॉडम सिल्ली, ये सिलियारी नदी है जिस पर मॉडम सिल्ली डैम है। अब देखो सिलियारी नदी जाकर किस में मिल रही है? महानदी में मिल रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा जी? महानदी। ठीक है,
बॉटम सिलिबान सिलियारी नदी पर है, और सिलियारी नदी जाकर किसमें मिलती है, तो सिलियारी नदी जाकर मिल जाती है महानदी पर। ठीक है, इसीलिए मैंने मैप बनाकर रखा है, ताकि छत्तीसगढ़ का जो आज हम अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं उसको हम कंप्लीट कर सकें। बिना मैप के कंप्लीट नहीं हो पाएगा ना जी, इसलिए मैप बनाकर रखा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चले। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है? शिवनाथ है, जोंक है, पैरी है, इंद्रावती नहीं है, क्योंकि जो इंद्रावती नदी है, ये जो आपको इंद्रावती दिख रही है, ये इंद्रावती नदी इस तरफ से आ रही किससे मिलती है? गोदावरी नदी से मिलती है। इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये इंद्रावती नदी इधर से आ रही गोदावरी नदी से मिलती है, तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया, अरे उत्साह फिर आ गया मतलब, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से महानदी की सहायक नदी नहीं है, इसमें से कौन महानदी की सहायक नदी नहीं है? ईब है, जोंक है, अरपा नहीं है, कोडार है। अरपा क्यों नहीं है जी? क्योंकि अरपा नदी जो है ये शिवनाथ की सहायक नदी है। खोंगसरा की पहाड़ी से, पेंड्रा खोंगसरा के पहाड़ से अरपा नदी जो निकलती है ये शिवनाथ की सहायक नदी है। और कोडार जो है वो तो जान रहे हो सूखा नदी के माध्यम से जाकर मिल जाती है, तो कोडार को हम ले सकते हैं कि हाँ है, लेकिन अरपा को, मतलब ऐसे तो देखा जाए तो अरपा और कोडार दोनों नहीं है ना, लेकिन अगर इसमें से ये देखा जाए कि कौन सबसे ज्यादा सही है ना, तो वो अरपा है, क्योंकि अरपा आप जानते हो कि अरपा नदी किसमें जाकर मिलती है? तो अरपा नदी जो है वो जाकर मिलती है किसमें? तो अरपा नदी जाकर मिल जाती है किसमें मिलती है जी? तो अरपा नदी जो है वो जाकर मिल जाती है सीधा सीधा किसमें? शिवनाथ नदी में। और अरपा नदी आप जान रहे हो कि अरपा नदी जो है वो किसमें जाकर मिल जाती है? तो अरपा नदी सीधा सीधा जाकर शिवनाथ में मिल जाती है, इसीलिए आपको आंसर अरपा लेना है। ठीक है, तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें दो ऑप्शन आपको गलत लग रहे हो, तो जो सबसे ज्यादा गलत हो उसी को आंसर लेना होता है, तो अरपा सबसे ज्यादा गलत है। ठीक है, महानदी की निम्नलिखित सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं बताइए? महानदी की इसमें से कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? तो इंद्रावती नहीं है, शिवनाथ है, हसदेव है, सबरी नहीं है, क्योंकि शिवनाथ और हसदेव है, मतलब बी और डी आंसर आएगा। ठीक है, आप भी जान रहे हो। ठीक है, आगे बढ़े। ये देखो, ये है इंद्रावती नदी, ये कौन सा है जी? इंद्रावती नदी है, और इस तरफ से ये कौन सी नदी है? सबरी नदी, ये सबरी नदी। ये इंद्रावती और सबरी नदी किसमें जाकर मिलते हैं? तो इस तरफ से आ रही गोदावरी नदी में मिलते हैं। किसमें? इस तरफ से आ रही गोदावरी नदी। ये कौन सी नदी है? तो ये है गोदावरी नदी। ये गोदावरी नदी जो है वो छत्तीसगढ़ के नीचे बहती है, इसी में ये इंद्रावती नदी जाकर मिलती है, और इसी में ये सबरी नदी भी जाकर मिलती है। ठीक है, तो इस हिसाब से इंद्रावती और सबरी जो है वो गोदावरी की सहायक नदियां हैं, इस कारण ये महानदी की सहायक नदी नहीं होगी। और शिवनाथ तो आप देख ही रहे हो, ये रहा शिवनाथ, और इस तरफ से आ रही है कौन सी नदी? हसदेव नदी, है ना, इस तरफ से हसदेव नदी। चलो ये क्वेश्चन 70 क्वेश्चन हो गया जी, आधा तो हमने कर लिया, आधा और कर लेंगे फटाफट, बिल्कुल नहीं लगेगा टाइम, चिंता मत करो। छत्तीसगढ़ के मैदान की प्रमुख नदियां, तो महानदी प्रमुख नदी है, शिवनाथ प्रमुख नदी है, हसदो प्रमुख नदी है। तो कौन सी प्रमुख नदी नहीं है? इंद्रावती जो है वो प्रमुख नदी नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, ऑप्शन से कोई दो ही छांटना है। ऑप्शन देखो आपको अब बसा असा या बद। तो अब देखो, आप जब मैं आपको बोलता हूं ना कि जब ऐसा लगे कि गलत छांटना है, तो जो सबसे गलत होगा उसी को आंसर लेना होता है। तो जब सही छांटना हो तो जो सबसे सही होगा उसी को आंसर लेना होगा। तो आप जान रहे हो कि महानदी और शिवनाथ का दोआब जो है दुर्ग रायपुर जिले में है, जिसको दुर्ग रायपुर का मैदान कहा जाता है। और हसदेव नदी कोरिया से निकलती है, आप जान रहे हो पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है, और कोरबा जांजगीर चांपा में बिलासपुर रायगढ़ का मैदान बनाते हुए महानदी में मिलती है। तो इस हिसाब से सिर्फ दो ऑप्शन लेना हो तो हसदेव और इंद्रावती को काटा जा सकता है। आंसर क्या होगा? महानदी और शिवनाथ। आंसर क्या होगा? महानदी और शिवनाथ। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के मैदान की प्रमुख नदियां पूछा था, तो छत्तीसगढ़ के मैदान की प्रमुख नदियों में आपको क्या लेना होगा? महानदी और शिवनाथ। हसदो भी बिलासपुर रायगढ़ के मैदान में आता है, लेकिन दिक्कत यह है कि इसमें जो पूछ रहा है वो छत्तीसगढ़ के मैदान की बात कर रहा है। तो छत्तीसगढ़ का जो मैदानी हिस्सा है वो मेन जो है महानदी शिवनाथ के दोआब क्षेत्र के कारण दुर्ग रायपुर का मैदान जो बनता है उसमें होता है, इसलिए आपको आंसर महानदी और शिवनाथ लेना होगा। इंद्रावती तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इंद्रावती नीचे है, और हसदेव जो है वो इस तरफ है। ये एरिया तो गया ना हसदेव का, ठीक है, वो पूर्वी बुंदेलखंड के पठार में आ जा रहा है हसदेव नदी का आधा हिस्सा, इसलिए। ठीक है,
चलो आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बताइए, कथन महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है, बिल्कुल सही। पूरे राज्य में यही एकमात्र नदी है, गलत। महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है, बिल्कुल सही, लेकिन पूरे राज्य में यही एकमात्र नदी है, गलत। छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत सारी नदियां। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कथन सही है पर कारण गलत है, ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है पर कारण गलत है, ठीक है। चलो अगला, छत्तीसगढ़ में महानदी अपवाह व्यवस्था से निम्न कथन संबंधित है। महानदी अपवाह व्यवस्था छत्तीसगढ़ में सबसे विस्तृत है, बिल्कुल सही। महानदी अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है, 56.16%। शिवनाथ महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बिल्कुल सही। हसदो और पैरी महानदी की अन्य सहायक नदियां, सही, ये भी सही, क्योंकि पैरी नदी भी महानदी में मिलती है और हसदेव नदी भी महानदी में मिलती है। तो तीनों पॉइंट सही होने के कारण 1 2 3 सही हो जाएगा, तीनों सही, ठीक है, तीनों सही। अगला क्वेश्चन, रायगढ़ से गोंदिया रेल मार्ग पर कौन सी नदी 2 बार पार करना पड़ता है। तो रायगढ़ से गोंदिया रेल मार्ग जो है, इसमें कौन सी नदी को 2 बार पार करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा अगर देखा जाए तो रायगढ़ से गोंदिया को जब पार करना होता है, ये रायगढ़ है ना, और यहां से ऐसे करके गोंदिया को जब गोंदिया आप जाते हो तो यहाँ पर एक बार शिवनाथ नदी यहाँ पर क्रॉस करेगी, एक बार यहाँ पर। शिवनाथ नदी को 2 बार पार करना पड़ता है, ठीक है। रायगढ़ से गोंदिया रेल मार्ग पर शिवनाथ नदी जो है, इसको आपको क्या करना पड़ता है, 2 बार पार करना पड़ता है। ये रेल मार्ग मैंने आपको बनाकर दिखा भी दिया, ये रेल मार्ग है, ठीक, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट, गोदावरी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में स्थित है। तो आप देख रहे हो ये गोदावरी नदी, इसकी सहायक नदी है इंद्रावती साबरी। तो ये गोदावरी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ के दक्षिणी, सबसे नीचे मतलब दक्षिणी भाग में स्थित है। कौन से भाग में स्थित है जी, दक्षिणी भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ अपवाह क्षेत्र के विस्तार के आधार पर दूसरे स्थान पर किस नदी तंत्र का क्षेत्र है। तो जैसे 56% के साथ अकेले महानदी पहले नंबर पर है, वैसे ही गोदावरी नदी अपवाह तंत्र की बात करें तो गोदावरी नदी अपवाह तंत्र जो है, इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, जो क्षेत्रफल है वो है 39497, है ना, 39497 किलोमीटर स्क्वायर और 28.64%, है ना। दो चीजें आपको याद रखनी है ना। क्षेत्रफल अगर हम बात करें तो गोदावरी नदी का जो अपवाह तंत्र का जो क्षेत्रफल है 39497 किलोमीटर स्क्वायर, 28.64%। जैसे ये था आपका, क्या था जी, ये देखो, ये 56.15% के साथ सबसे बड़ा और 77432 किलोमीटर स्क्वायर था, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र महानदी का था। वैसे गोदावरी की बात करें तो गोदावरी दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, जिसका क्षेत्रफल 39497, ठीक है, 39,497, 39497 याद हो जाएगा, 28.64% के साथ दूसरा, ठीक है। आधार पर पूछा है दूसरा स्थान, दूसरे स्थान पर कौन सा है जी, तो दूसरे स्थान पर गोदावरी अपवाह तंत्र है। सबसे पहले नंबर पर महानदी, क्योंकि महानदी सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है और गोदावरी दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ में स्थित गोदावरी बेसिन की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है। तो गोदावरी बेसिन की सबसे प्रमुख नदी इंद्रावती है, क्योंकि हमारे यहाँ से इंद्रावती 264 किलोमीटर लंबाई के साथ जाकर मिलती है, जबकि सबरी नदी की लंबाई 173 किलोमीटर। याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलो अगले बात करेंगे, इंद्रावती किस नदी की, किस क्रम की नदी है, किस नदी के क्रम की नदी है। तो गोदावरी, है ना। इंद्रावती जाकर किस में मिल रही है, गोदावरी में जाकर मिल रही है। तो डायरेक्ट आप आंसर ले सकते हैं। बस्तर की जीवन रेखा किसे कहते हैं। तो आप देखो, ये इंद्रावती नदी जो है, ये बस्तर के बीचों बीच बह रही है, ठीक है, बस्तर के बीचों बीच बह रही है, बस्तर को 2 भागों में बांट देती है। तो इस हिसाब से इंद्रावती नदी जो है बस्तर की जीवन रेखा होगी। जैसे पूरे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी है, बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। थोड़ी देर पहले जब हम महानदी का पढ़ रहे थे, कनक नंदिनी, नीलोत्पला, चित्रोत्पला और महानंदा, उसी क्रम में मैंने आपको बताया था कि मंदाकिनी जो है वो प्राचीन समय में इंद्रावती को कहा जाता था। आज जिसको आप इंद्रावती नदी के नाम जानते हैं, उसको पहले मंदाकिनी कहा जाता था। जगदलपुर शहर किस नदी के तट पर है। तो याद रखेंगे, जगदलपुर शहर जो है वो इंद्रावती नदी के तट पर है। जगदलपुर शहर किस नदी के तट पर है जी। तो जगदलपुर शहर जो है वो इंद्रावती नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ की सीमा से बाहर है। तो छत्तीसगढ़ की सीमा से बाहर कौन सी नदी निकलती है जी, इंद्रावती नदी, क्योंकि इंद्रावती नदी
काला हांडी मुंगेर पर्वत, ये काला हांडी है ना, काला हांडी मुंगेर पर्वत से निकलती है और मुंगेर पर्वत जो है वो उड़ीसा में है। तो इस हिसाब से इंद्रावती नदी का उद्गम कहां हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो आप देखो, महानदी इधर जा रही है मतलब पूर्व, इंद्रावती इधर आ रही है मतलब पश्चिम। तो क्या आंसर लेंगे, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी इंद्रावती। चलो बहुत बढ़िया। छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी गोदावरी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी जो ये बह रही है, आपको दिख रहा है ना, गोदावरी नदी, इसकी सहायक नदी इंद्रावती जो है बड़ी सहायक नदी है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, इंद्रावती। नेक्स्ट, गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी और बस्तर जिले की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो बस्तर की सबसे बड़ी नदी इंद्रावती, जो कि किसमें मिल रही है, ये गोदावरी नदी जो दिख रहा है ना आपको, इसमें बहती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इंद्रावती। अगला क्वेश्चन, गोदावरी नदी की उस सहायक नदी का चयन करें जो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में बहती है। महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह दक्कन के पठार का एक घटक है। ठीक है, तो गोदावरी नदी के लिए यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन, बताइए आंसर क्या होगा। हसदेव, जो करपा सब ऊपर में बहते हैं, सीधी सी बात है। तो दक्कन के पठार का प्रमुख घटक है वो कौन सा है, इंद्रावती नदी। आंसर क्या हो जाएगा जी, इंद्रावती नदी। वैसे आसान क्वेश्चन, नदियां आसानी, आपको मैंने बहुत अच्छे से नदियों को पढ़ाया है ना, इसीलिए आप तो फटाफट आंसर ले भी ले रहे हो। राज्य बस्तर के पठार के प्रमुख नदी कौन सी है? तो बस्तर के पठार की प्रमुख नदी इंद्रावती नदी, ये इंद्रावती नदी। इसलिए इधर मैप में मैंने बना भी दिया है ताकि आप क्लियर कर सके चीजों को। दंडकारण्य का पठार किस नदी बेसिन का हिस्सा है? तो दंडकारण्य का पठार जो है वो गोदावरी नदी के बेसिन का हिस्सा है, क्योंकि गोदावरी नदी का ये वाला जो हिस्सा है यही दंडकारण्य का पठार कहलाता है। ठीक है ना, क्वेश्चन फास्ट नहीं है, वो हमने मैप में पहले ही बना लिया, इसलिए क्वेश्चन जल्दी जल्दी बन रहे हैं। कौन सी नदी बस्तर संभाग को लगभग दो भागों में बांट रही है? तो अभी मैंने आपको बताया था, ये जो इंद्रावती नदी है, ये जो इंद्रावती नदी है यही बस्तर को दो भागों में बांटती है। तो इंद्रावती नदी बस्तर को दो भागों में बांटती है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में नहीं है? तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इंद्रावती नदी उड़ीसा में कालाहांडी मुंगेर पर्वत, इंद्रावती नदी उड़ीसा के कालाहांडी मुंगेर पर्वत से निकलती है, मतलब उड़ीसा से आती है, छत्तीसगढ़ में इसका उद्गम नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा, इंद्रावती। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंद्रावती की सहायक नदी है, कौन कौन सी इंद्रावती की सहायक नदी है? ठीक है, तो देखो सबरी नदी को आप थोड़ा गौर से देखोगे तो सबरी नदी गोदावरी में जाकर मिलती है, तो जिसमें जिसमें सबरी लिखा होगा वो ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है, ये तीन ऑप्शन कट गए। अब बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी, गुडरा हुआ, कांगेर, मालेगर, कोटरी और गुडरा हुआ। तो कांगेर नदी जो होती है, ये कांगेर नदी जो है ये सबरी की सहायक नदी है, कांगेर सबरी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो इसलिए कांगेर भी गलत हो गया। तो क्या बचा, सिर्फ बोर्डरिंग, नारंगी, कोटरी और गुडरा, बोर्डरिंग, नारंगी, कोटरी और गुडरा। ठीक है, ये सब इंद्रावती की सहायक नदियां है। ठीक है, कोंडागांव किस नदी के तट पर है? तो कोंडागांव किस नदी के तट पर है जी? तो इंद्रावती की एक सहायक नदी है, ये माकड़ी तहसील से निकलती है नदी। कौन सी तहसील से? माकड़ी। इसको नारंगी नदी कहते हैं और इस नदी के तट पर कोंडागांव है। नारंगी नदी, याद रखेंगे, नारंगी नदी के तट पर कोंडागांव है। ठीक है, किस नदी के तट पर है जी? तो नारंगी नदी के तट पर कोंडागांव है। कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है? तो अभी हमने पढ़ा नारंगी नदी, है ना, नारंगी। नारंगी नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? तो सीधी सी बात है, देखो कोंडागांव ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, लेकिन जो नारंगी नदी है ये माकड़ी तहसील से निकलकर कोंडागांव तट पर पड़ेगा, बस्तर जाती है। नारंगी नदी जो है वो कहां से निकलकर जी? तो नारंगी नदी जो है वो कोंडागांव के माकड़ी तहसील से निकलकर बस्तर भी बहती है। तो इस हिसाब से जो आपको यहाँ पर आंसर लेना होगा वो आंसर लेना होगा, कौन सा आंसर लेंगे जी, बताइए, बस्तर लेंगे कि नहीं?
ए बस्तर, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका बस्तर। नारंगी नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? 2 जिलों में प्रवाहित होती है, कोंडागांव से बस्तर, इसलिए आपको आंसर क्या लेना होगा? बस्तर लेना होगा इसका, ठीक है, आंसर बस्तर। माता दंतेश्वरी का मंदिर किन नदियों के संगम पर है? तो अगर डंकिनी और संखिनी नदियों के संगम पर है ना, ये संखिनी नदी और ये डंकिनी नदी, तो संखिनी और डंकिनी नदी के संगम पर ये दोनों नदियां संगम बनाती है, यहीं पर दंतेवाड़ा दंतेश्वरी माता का मंदिर है। प्रेम से बोलो जय माता दी। तो दंतेश्वरी माता का मंदिर है और ये नदियां फिर जाकर इंद्रावती नदी में मिल जाती है। तो इस हिसाब से कौन सी नदी? डंकिनी और संखिनी नदी। संखिनी नदी नंदीराज चोटी से निकलती है और डंकिनी नदी डांगरी पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसका जल रक्ताभ है बिल्कुल लाल लाल कलर का दिखता है? तो छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी हम किसको बोलते हैं? तो संखिनी नदी को बोलते हैं, इसलिए संखिनी नदी कौन से क्वेश्चन में बंद हुआ है माइक? बंधु लोग कौन सा क्वेश्चन में बंद हुआ है माइक? जल्दी बताओ, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन? 96 किन नदियों का जल रक्ताभ है? 96। तो 96 नंबर का क्वेश्चन आपको बोलता है कि किस नदी का रक्त रक्ताभ है? तो डंकिनी और संखनी नदी में, डंकिनी डांगरी पहाड़ी से, संखनी नंदीराज चोटी से। तो संखनी नदी जो है ये प्रदूषित नदी है, छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है और इसका जो जल है वो लाल लाल दिखता है। तो याद रखेंगे आप, इसका आंसर क्या होगा? संखनी नदी। बैलाडीला की पहाड़ियों में से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? तो संखनी नदी, क्योंकि सबरी तो आप जान रहे हो, सबरी इस तरफ जो है कोरापुट के पास से निकलती है, ठीक है। कहां से निकलती है? कोरापुट के पास, ठीक। इसमें होगा संखिनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में कोटरी बेसिन कौन सी दिशा में स्थित है? तो आप जान रहे हो कि जो कोटरी नदी है वो इस तरफ बह रही है। कौन सी नदी है जी? तो ये कोटरी नदी है ना, मोहला से निकलती है, मोहला तहसील से कोटरी नदी। ये कोटरी नदी की अगर हम बात करें तो थोड़ा क्वाड्रेंट आप बनाओ, तो छत्तीसगढ़ को आप इस तरह से जब क्वाड्रेंट बनाते हो, ठीक है, इस तरह से आप जब क्वाड्रेंट बनाते हो तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो ये देखो ये साउथ और ये वेस्ट, कोटरी कहां पे आ रही है? साउथ वेस्ट में आ रहा है, तो मतलब दक्षिण पश्चिम की ओर आ रहा है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। क्या आ जाएगा जी? दक्षिण पश्चिम, ठीक है, साउथ वेस्ट। बहुत बढ़िया, सही आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता है कि सबरी किसकी सहायक नदी है? तो सबरी जो है वो किसकी सबरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो देखो यहां से कांगेर नदी जो है, कांगेर नदी, इसके सहायक नदी मुनगा बहार है, मुनगा बहार पर तीरथगढ़ जलप्रपात है। तो ये कांगेर नदी जो है ये सबरी की सहायक नदी है। कांगेर नदी जो है सबरी की सहायक नदी है, ये याद रखेंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय जल मार्ग किस नदी पर है? तो देखो सबरी नदी पे कोंटा तहसील से आंध्र प्रदेश के कुनावरम तक इस नदी पर स्टेट वाटरवे तैयार किया जा रहा है। एकमात्र नदी जिस पर स्टेट वाटरवे है, जिसपे जहाजों का आना जाना होगा, जिसपे सामान की ढुलाई होगी, स्टीमर आप चला सकते हो। ये कौन सी नदी है जी? तो दिख रहा है आपको वहां पर कौन सी नदी है? सबरी नदी। इसकी लंबाई 36 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के कोंटा तहसील से आंध्र प्रदेश के कुनावरम तक, ठीक है। छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा किस नदी के द्वारा निर्मित होती है? तो छत्तीसगढ़ की जो दक्षिणी सीमा रेखा है, ये जो दक्षिणी सीमा रेखा है, इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है थोड़ा सा मैप टिल्ट है, इस कारण क्या कौन सा आंसर आएगा? सबरी नदी आएगा, ठीक है। कोटरी हो नहीं सकता, दक्षिण पश्चिम में संखिनी और डंकिनी तो बीच में बहती है, तो बचा क्या? सिर्फ सबरी, ठीक है। थोड़ा सा मैप को ऐसे टिल्ट करोगे, छत्तीसगढ़ थोड़ा सा झुका हुआ है, तो इस हिसाब से सबरी नदी आपको दिखेगा बिल्कुल दक्षिण में, ठीक है। सबरी दिखेगा आपको
बिल्कुल दक्षिण में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो 100 क्वेश्चन तो हो ही गए, 50 और करना है, काम खत्म हो जाएगा। इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है, इसमें से कौन सी इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है? सबरी, कोटरी, नारंगी, डंकिनी, इसमें से कौन सी इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है? तो इंद्रावती की सहायक नदी इसमें से कौन सी नहीं है? तो इसमें से आप आंसर लेंगे इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है तो नारंगी नदी जो है वो इंद्रावती में मिलती है, डंकिनी भी इंद्रावती में मिलती है, कोटरी भी इंद्रावती में मिलती है, लेकिन सबरी नदी की बात करें तो सबरी नदी जाकर गोदावरी में मिलती है। इसीलिए आपको आंसर क्या लेना होगा? ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया, सही आंसर। ठीक है, इसी तरह से करेंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा आज का सेशन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है? इसमें से कौन सी सहायक नदी नहीं है इंद्रावती की? कांगेर नदी, क्योंकि कांगेर नदी सबरी की सहायक नदी है। कांगेर कहां जाकर मिलती है? ये कांगेर नदी सबरी में जाकर मिलती है, इसलिए कांगेर इसकी सहायक नदी नहीं है। कोटरी, गोड्रा, बोडरिंग, नंदीराज ये सब इंद्रावती की सहायक नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी इस नदी के और महाराष्ट्र राज्य के मध्य सीमा बनाती है? तो वो है कोटरी नदी। कोटरी नदी जो यहाँ पर बहती है, कोटरी नदी, ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच में क्या बनाती है? बॉर्डर बनाती है। ठीक है, कोटरी नदी, ठीक है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच में क्या करती है? बॉर्डर बनाती है। ठीक, लेकिन अगर क्वेश्चन में सबरी नदी है तो सबरी नदी तो सुकमा और उड़ीसा के बीच में बॉर्डर बनाती है, तो ये होगा नहीं। नारंगी नदी बीच में बहती है, ये भी होगा नहीं। लेकिन क्वेश्चन में अगर बाघ नदी दिया हुआ है तो थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा हमको। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बाघ नदी दिया हुआ है तो थोड़ा सा हमको विचार करना पड़ेगा, क्योंकि राजनांदगांव के कुलझारी पहाड़ी से जो बाघ नदी निकलती है, राजनांदगांव के कुलझारी पहाड़ी से जो बाघ नदी निकलती है, ठीक है, वो भी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच में बॉर्डर बनाती है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाघ नदी हो जाएगा, क्योंकि कोटरी नदी को हम ये मान लेते हैं कि कोटरी नदी छत्तीसगढ़ में बहती है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है लेकिन उतना भी नहीं है। ठीक, और एग्जैक्ट अगर बॉर्डर पे बात करें तो बाघ नदी जो है एकदम बॉर्डर पर आती है। तो अगर ऑप्शन में बाघ नदी है तो आंसर आपको बाघ नदी लेना पड़ेगा, और ऑप्शन में बाघ नदी नहीं रहेगी तो आप कोटरी ले लेंगे। ठीक है, लेकिन जब ऑप्शन में अगर बाघ नदी लिखा है तो राजनांदगांव के कुलझारी पहाड़ी से निकलने वाली बाघ नदी जो है वो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच में क्या बनाती है? एग्जैक्ट बिल्कुल बॉर्डर बनाती है। चलो, किस नदी को संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु कहा जाता था? किस नदी को संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु की संज्ञा दी गई है? तो याद रखेंगे सोन नदी। अब इस तरफ जो बह रही है यही कौन सी नदी है जी? तो यही है आपकी सोन नदी। और हमारे छत्तीसगढ़ से है ना, ये कौन सी नदी है? यही कौन सा नदी है जी? तो ये है सोन नदी। हमारे छत्तीसगढ़ से बनास, मांझ टोली की पहाड़ी भरतपुर से बनास है, छुरी मातरिंगा की पहाड़ी से रिहन नदी, और इस तरफ से कन्हार नदी, ये सब जाकर किस में मिल जाते हैं? तो ये सब जाकर सोन नदी में मिलते हैं। ठीक है, सोन नदी आगे बह रही है। ठीक है, तो ये सोन नदी जो आगे बह रही है आपकी, इसी में यहां से बनास नदी, ठीक है, ये रिहन नदी और ये कन्हार नदी आकर मिलती है ना। ये हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी बन सके। ठीक है, किस नदी को संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु कहा गया? तो सोन नदी को कहा गया, याद रखेंगे। किसको? सोन नदी को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चले। ठीक है बंधु लोग, चले। ठीक, खत्म हो जाएगा। गंगा अपवाह तंत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? तो गंगा अपवाह की प्रमुख नदी जो है सोन, रिहंद और कन्हार। देखो सोन, रिहंद और कन्हार, क्या आंसर लेंगे? सोन, रिहंद और कन्हार। ठीक है, सोन, रिहंद और कन्हार अभी पढ़े हम। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बोलता है? गंगा अपवाह तंत्र में सम्मिलित है कौन कौन सा हिस्सा? कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरबा कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। तो कोरिया है, सूरजपुर है, बलरामपुर है, सूरजपुर, बलरामपुर सब है, लेकिन क्या नहीं है पूछा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन आप ध्यान दो, तो कौन सा क्षेत्र जो है सम्मिलित नहीं है? तो ये कोरबा वाला क्षेत्र सम्मिलित नहीं है, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है कोरबा, कोरबा वाला क्षेत्र जो है नहीं होगा सम्मिलित। ठीक है, अपवाह तंत्र में, क्योंकि कोरबा जिले में जो है हसदेव नदी जो बहती है वो महानदी में जाकर बहती है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? कोरबा कोरिया। मतलब जो गलत लगे वही आंसर लेते हैं। संपूर्ण सूरजपुर जिला निम्नलिखित में से किस प्रवाह बेसिन में आता है? तो पूरे सूरजपुर जिले से ये रिहन नदी बह रही है। कौन सी नदी? रिहन नदी। तो रिहन नदी जो है
वो सोन नदी में मिलती है और सोन नदी जाकर गंगा में मिल जाती है, इसलिए सोन गंगा अपवाह तंत्र होगा। तो आंसर क्या होगा? गंगा बेसिन। आंसर क्या होगा जी? गंगा बेसिन। रिहन नदी का उद्गम मातरिंगा पहाड़ी, छुरी मातरिंगा की पहाड़ी से रिहन नदी का उद्गम होता है। रिहन नदी की लंबाई 145 किलोमीटर है। ठीक है। किस नदी को सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाता है? तो रिहन नदी को कहा जाता है। रिहन नदी को सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाता है। जैसे बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती, सरगुजा की जीवन रेखा रिहन नदी, बिलासपुर की जीवन रेखा अरपा नदी, वैसे ही पूरे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी। ठीक है। तो इस तरह से जीवन रेखा है भाई, है ना? क्यों? क्योंकि बिना पानी के हम जिंदा नहीं रह सकते। रिहन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो रिहन नदी जाकर किसमें मिल रही है? दिख रहा है आपको? सोन नदी की सहायक नदी है। रिहन नदी किसकी सहायक नदी है जी? तो रिहन नदी सोन नदी की सहायक नदी है। चलो अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में बहने वाली रिहन नदी अंततः किस राज्य में सोन नदी में जाकर मिल जाती है? तो रिहन नदी ऊपर जा रही है कहाँ? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश। इसी रिहन नदी पर उत्तर प्रदेश में यहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम है, तो उत्तर प्रदेश में जाकर सोन नदी पे मिल जाती है। गोपद नदी प्रवाहित होती है किस जिले से? कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा बलरामपुर, सूरजपुर कोरिया। तो चार ऑप्शन है कि गोपद नदी कहाँ प्रवाहित होती है। तो याद रखेंगे गोपद नदी का उद्गम जो है आमापानी है ना, आमापानी कोरिया से हुआ है। तो ये कहां पर प्रवाहित होती है जी? कोरिया जिले में प्रवाहित होती है। कौन जिले में? कोरिया जिले में। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस भाग में कन्हार बेसिन स्थित है? तो देखो ये वाला जो भाग है वो नॉर्थ ईस्ट होगा ना, ऐसे करके जब आप बांटोगे इसको ऐसे, तो ये होगा नॉर्थ और ये ईस्ट, तो ये वाला एरिया क्या आएगा? नॉर्थ ईस्ट। इस हिसाब से उत्तरी पूर्वी सीमा, उत्तरी पूर्वी सीमा। ठीक है, बहुत बढ़िया, उत्तर पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपाडी किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखो ये कन्हार नदी दिख रहा है, इसी के किनारे डीपाडी पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, जैसे कन्हार नदी पर के किनारे डीपाडी पुरातात्विक स्थल है, वैसे रिहन नदी के किनारे महेशपुर पुरातात्विक स्थल है, याद रखना। ठीक है, कन्हार नदी के किनारे डीपाडी पुरातात्विक स्थल और रिहन नदी के किनारे महेशपुर पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, महेशपुर पुरातात्विक स्थल है। आगे बढ़ेंगे, डीपाडीह किन नदियों के संगम पर है? तो याद रखेंगे डीपाडीह जो है वो कन्हार, गलफुल्ला और सूर्या, तीन नदियों के संगम पर है। कौन कौन सा? कन्हार, सूर्या और गलफुल्ला। खारून नदी तो महानदी में जाकर शिवनाथ में मिलती है, तो ये तो खारून नदी नीचे हो गया ना जी। तो कन्हार, ठीक है, कन्हार, सूर्या और गलफुल्ला तीन नदियों के संगम पर है डीपाडीह पुरातात्विक स्थल। चलो अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में प्रवाहित बनास नदी के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बनास नदी का उद्गम मानचोली की पहाड़ी से होता है, तो बिल्कुल सही। इस नदी पर कोटरी जलप्रपात है, यह ग्राम डेम्भा के पास सोन नदी में मिल जाती है। तीन ऑप्शन है, जिसमें पहला तो बिल्कुल सही है कि उद्गम कहां से होता है? तो उद्गम होता है मानचोली की पहाड़ी से। इस नदी पर कोटरी जलप्रपात है, तो गलत, क्योंकि बनास नदी पर रामदाह जलप्रपात है। कौन जलप्रपात है? याद रखेंगे रामदाह जलप्रपात है, तो ये वाला पॉइंट गलत हो गया। ये डेम्भा के पास सोन नदी में मिल जाती है, तो हाँ मिलती है, तो 1 और 3 सही। ऑप्शन नंबर 1 एंड 3, ऑप्शन नंबर 1 एंड 3। हेलो, अभी हेलो बोल रहे हो, अब तो टाटा बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है जी, अब तो खत्म होने वाला है क्लास। 118वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ प्रदेश का चौथा प्रमुख अपवाह तंत्र कौन सा है? तो चौथा प्रमुख अपवाह तंत्र जो है वो ब्राह्मणी अपवाह तंत्र है, क्योंकि सबसे छोटा अपवाह तंत्र जो है वो कौन सा है? नर्मदा। तो 5वें नंबर का अपवाह तंत्र नर्मदा है, चौथे नंबर का अपवाह तंत्र ब्राह्मणी। तो इस तरफ जो नदी बह रही है, ठीक है, इस तरफ बनाएंगे ब्राह्मणी नदी को। इस तरफ ये जो नदी बह रही है, सॉरी, ये है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी छत्तीसगढ़ में नहीं बहती, लेकिन जसपुर जिले से, है ना, जसपुर जिले से एक नदी जो है वो जाकर कहां मिलती है? ब्राह्मणी में जाकर मिलती है, जिसके कारण हमारे छत्तीसगढ़ का पानी जो है ब्राह्मणी नदी में मिल जाता है। इस कारण इसको ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र कहा जाता है ना। जैसे सोन नदी भी छत्तीसगढ़ में नहीं बहती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की नदियां का पानी जो है सोन नदी में जा रहा है, इसलिए इसको सोन नदी अपवाह तंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र, चौथा प्रमुख अपवाह तंत्र ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। ब्राह्मणी अपवाह तंत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है? तो ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र 1.03% है। ब्राह्मणी अपवाह तंत्र कितना है? 1.03% है। 1423, याद रखेंगे 1423 किलोमीटर स्क्वायर है ना, क्षेत्रफल है इसका। कितना है? 1423, और परसेंट में बात करें तो 1.03%। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1.03%। ठीक है, 1.03%।
ठीक, नर्मदा का 0.55 है। ठीक, आएगा भी क्वेश्चन ऐसे। ब्राह्मणी अपवाह तंत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? तो हमारे यहाँ से कौन सी नदी जाती है जी? शंख नदी हमारे यहाँ जाती है। इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम शंख नदी है। तो हमारे यहाँ से शंख नदी जाकर ब्राह्मणी में मिलती है, इसीलिए ब्राह्मणी की प्रमुख नदी हमारे यहाँ से शंख नदी है। ठीक है। नर्मदा, इस राज्य में सबसे कम अपवाह तंत्र किसका है? तो सबसे छोटे अपवाह तंत्र की बात करें तो नर्मदा अपवाह तंत्र सबसे छोटा है। ये देखो, ये नर्मदा नदी बह रही है, नर्मदा, इसी नर्मदा में हमारे यहाँ से बंजर और उसकी सहायक नदी है ताड़ा। तो बंजर नदी जाकर मिलती है, बंजर और उसकी सहायक नदी ताड़ा। ठीक है, तो इसलिए जो है सबसे छोटा अपवाह तंत्र नर्मदा का है, 0.55% इसका अपवाह है। और 759 है ना, 750 या 759, एग्जैक्ट याद करें, 759 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल। तो बंजर किस अपवाह तंत्र में सम्मिलित होती है? तो बंजर नदी कहां जाकर मिलती है जी? नर्मदा अपवाह तंत्र में। बंजर नदी जाकर किसमें मिलती है? नर्मदा अपवाह तंत्र में मिलती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इस राज्य में नर्मदा अपवाह प्रणाली की सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बंजर, हमारे यहाँ से बंजर, और बंजर की भी सहायक नदी ताड़ा नदी। तो बंजर और ताड़ा दोनों जाकर मिलते हैं। बंजर नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो अभी आपने पढ़ा नर्मदा। बंजर जाकर सीधे जाकर किसमें मिलती है? तो ये बंजर नदी जाकर सीधे नर्मदा नदी में मिलती है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है? तो हमारे यहाँ से राजनांदगांव जिला जो है वो नर्मदा बेसिन का हिस्सा है। ठीक है। छत्तीसगढ़ अपवाह तंत्र प्रमुख नदी पर आधारित है। कौन से प्रमुख नदी पर आधारित है? तो छत्तीसगढ़ का अपवाह तंत्र अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का अपवाह तंत्र जो है वो महानदी अपवाह तंत्र पर आधारित है, क्योंकि यही सबसे प्रमुख है। लेकिन महानदी के साथ हमारे यहाँ गोदावरी भी है, गंगा नदी अपवाह तंत्र भी, नर्मदा भी है, चारों है। इस कारण इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। बहुत बढ़िया, सही आंसर आप लोग ले रहे हैं, उपरोक्त सभी। ठीक, चल बस कुछ क्वेश्चन और रह गए। बताइए, छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्र को कितने प्रमुख नदी के बेसिन में बांटा गया? तो अभी आपने पढ़ा, एक महानदी, दूसरा गोदावरी, तीसरा सोन, चौथा ब्राह्मणी और पांचवा नर्मदा। टोटल 5 पढ़ा, तो आंसर क्या लेंगे आप? 5। टोटल कितना ले लेंगे जी आंसर? टोटल आंसर ले लेंगे 5। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन का विस्तार कितने क्षेत्र में है? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि महानदी का विस्तार जो है 77432 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 77432। तो इसमें आंसर क्या लेंगे? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि विस्तार जो है 77432 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में है। और लाख हेक्टेयर में पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर लाख हेक्टेयर में पूछता है कितने लाख हेक्टेयर में, तो 77432 किलोमीटर स्क्वायर लिखे हो ना, पीछे से 3 अंक के पहले आप दशमलव लगा देना, तो ये लाख हेक्टेयर बन जाएगा। बहुत आसान है। ई वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा था? अच्छा, महानदी का अपवाह छत्तीसगढ़ राज्य में कितने प्रतिशत में है? तो लगभग 56.15%। तो आप इसको मोटा मोटी आप 58 लोगे, 53 नहीं लोगे, क्योंकि 53 तो कम हो जाएगा ना, 56.15 है। तो आप मोटा मोटी क्या लोगे आंसर? 58। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ की द्रोणी नहीं है? तो छत्तीसगढ़ में ताप्ती अपवाह तंत्र नहीं है। छत्तीसगढ़ में ब्राह्मणी, नर्मदा, महानदी अपवाह तंत्र है, लेकिन ताप्ती नहीं है, इसलिए इसका आंसर किस जगह हो जाएगा? नाप्ती। तेलिन घाटी किन 2 अपवाह तंत्रों के बीच को अलग करती है? तो ये देखो, ये महानदी है, इंद्रावती, इन दोनों के बीच में यहाँ पर है तेलिन घाटी। केशकाल घाटी जान रहे हो, तेलिन माता का मंदिर, इसी को तेलिन घाटी कहा जाता है। तो ये जो तेलिन घाटी है, ये तेलिन घाटी के कारण ही महानदी नीचे आके भी ऊपर चले गई और इंद्रावती ऊपर बढ़ ही नहीं पाई। तो इन दोनों के बीच में तेलिन घाटी है। तो क्या होगा आंसर? महानदी और गोदावरी, क्योंकि ये इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है। तो गोदावरी अपवाह तंत्र और महानदी, तो महानदी और गोदावरी आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया। मलगेर नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो मलगेर इंदुल जलप्रपात है मलगेर नदी पर, यह सहायक नदी है, सबरी नदी की सहायक नदी है। ये बैलाडीला की पहाड़ी से निकलती है, बैलाडीला की पहाड़ी से मलगेर नदी निकलती है। मलगेर नदी पर ही मलगेर इंदुल जलप्रपात है सुकमा जिले में, और ये बैलाडीला की पहाड़ी से निकलती है। सबरी की सहायक नदी है मलगेर नदी। नेक्स्ट, सुरही नदी किस जिले में बहती है? तो सुरही नदी की अगर हम बात करें तो सुरही नदी का जो है राजनांदगांव में जिले में बहती है। लेकिन अगर यहीं पर सुरंगी लिखा होता तो सुरंगी आपको आंसर लेना होगा रायगढ़। सुरही बोला तो राजनांदगांव, सुरंगी बोलेगा तो रायगढ़। याद रखेंगे, सुरही मतलब राजनांदगांव, सुरंगी बोलेगा तो रायगढ़, याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस तहसील में तेल नदी प्रवाहित होती है? तेल नदी देवभोग तहसील। तेल मतलब देवभोग,
तेल मतलब देवभोग। तेल नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? तो देवभोग तहसील गरियाबंद जिले में पड़ता है। देवभोग तहसील कहां पड़ता है? गरियाबंद जिले में पड़ता है। नेक्स्ट, महानदी और इंद्रावती के मध्य जल विभाजक का काम कौन करती है? तो केशकाल की घाटी, तो इसी को केशकाल कंगार भी कहा जाता है। ठीक है, केशकाल कंगार कहा जाता है, तो इसको याद रखेंगे। केशकाल घाटी महानदी और इंद्रावती नदी के बीच में, अभी तो बताया था ना जी बनाकर यहाँ पर, महानदी और इंद्रावती के बीच में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आमनेर पिपरिया और मुस्का के संगम पर खैरागढ़ है। आप लोगों को सभी को पता है कि आमनेर पिपरिया और मुस्का तीन नदियों के संगम पर क्या पड़ता है? खैरागढ़ पड़ता है। चलो, छत्तीसगढ़ की नदियों के निम्न समूहों में से लंबाई के अनुसार किन नदियों का अवरोही क्रम होगा? अवरोही मतलब घटते क्रम। सबसे बड़ा कौन सा होगा? तो सबसे बड़ा होगा इसमें से शिवनाथ, शिवनाथ के बाद इंद्रावती, इंद्रावती के बाद मांड, उसके बाद रिहंद, मतलब ऑप्शन नंबर बी आएगा। शिवनाथ 290, इंद्रावती 264, 155, रिहंद 145। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी आपका आएगा यहां पर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ पर सस्पेंशन ब्रिज, छत्तीसगढ़ पर किस नदी पर सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ के महानदी पर सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है। किस पर? महानदी पर। पहला सस्पेंशन ब्रिज खारून नदी पर बनाया गया था 2018 में महादेव घाट पे, डॉक्टर रमन सिंह इसके उद्घाटन करता थे। और दूसरा सस्पेंशन ब्रिज 2022 में बनाया गया महानदी राजिम त्रिवेणी संगम, भूपेश बघेल जी जो है इसके क्या थे? उद्घाटन करता थे। दोनों ही सस्पेंशन ब्रिज की खासियत यह है कि दोनों को लक्ष्मण झूला कहा जाता है, याद रखेंगे, दोनों को लक्ष्मण झूला कहा जाता है। लेकिन पहला सस्पेंशन ब्रिज 2018 में खारून नदी पर और दूसरा सस्पेंशन ब्रिज 2022 में महानदी पर। खारून ऑप्शन में है नहीं, इसलिए हम आंसर क्या ले रहे हैं? महानदी। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में निर्मित प्रथम झूला पुल लक्ष्मण झूला किस नदी पर है? तो पहला वाला तो खारून नदी, अभी बताया ना मैंने आपको, पहला वाला खारून नदी 2018 में बनाया गया था सस्पेंशन ब्रिज। दूसरा वाला है महानदी वाला। चलो, इन कथनों को पढ़िए और उत्तरी भाग गंगा अपवाह तंत्र का भाग है। पहला पॉइंट ये है, तो ये सही है। छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग गंगा अपवाह तंत्र, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग महानदी अपवाह तंत्र के अंदर है, सही। छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग गोदावरी अपवाह तंत्र से प्लावित है, सही। ए बी सी तीनों पॉइंट सही है। तो फाइनली आप लोगों के सहयोग से आज 150 क्वेश्चन हो ही जाएगा, 8-9 क्वेश्चन और बचा है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के नदी और उसका उद्गम स्थल सुमेलित है? मांड गलत, क्योंकि मांड नदी मैन पाट से निकलती है। शिवनाथ, गढ़चिरौली गलत, अरपा, खोंडरी पहाड़ी, ये सही है, ये तो सही है। और हसदेव, हसदेव जो है वो कैमूर पहाड़ी से निकलती है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हसदेव कौन सी पहाड़ी? कैमूर पहाड़ी। सुमेलित है कौन सही लग रहा है जी, बताइए। हसदेव मुंगेर पहाड़ी गलत, इंद्रावती चित्रकूट प्रपात गलत, अरपा कोटा जलाशय गलत, शिवनाथ पाना बरस पहाड़ी या गढ़चिरौली, है ना, ये सही है। शिवनाथ का पाना बरस या गढ़चिरौली, ये सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमेलित है, बताइए। क्या बोल रहे हैं? कौन सा जोड़ा सुमेलित है? बघेलखंड का पठार, छत्तीसगढ़ का मैदान, दंडकारण्य का पठार और मैकल पर्वत श्रेणी। ये तो गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही है। दंडकारण्य के पठार में कोटरी बेसिन आता है, क्योंकि कोटरी नदी जो है वो कहां बह रही है? तो कोटरी नदी यहां पर बह रही है, तो यहां पर जब कोटरी नदी बह रही है तो दंडकारण्य के पठार में आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग सी बताए भी आंसर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, सुमेलित है, अब बताइए कौन सा सुमेलित है? कोरबा नदी बेसिन, सबरी नदी गलत, हसदो रामपुर बेसिन, मनियारी नदी बेसिन गलत। हसदो रामपुर जो है बघेलखंड के पठार का हिस्सा है। ठीक है, हसदो रामपुर बेसिन जो है वो किस में आएगा जी? तो हसदो रामपुर बेसिन जो है वो बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आंसर? सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। हसदो रामपुर बेसिन, बघेलखंड पठार। निम्नलिखित से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? नहीं बोल रहा है ना, नहीं।
ये सही है, बिलासपुर अरपा सही है, दुर्ग शिवनाथ सही है, जगदलपुर महानदी गलत, क्योंकि जगदलपुर जो है इंद्रावती नदी के तट पर है। ठीक है, फिर से पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, शिवनाथ दुर्ग सही, दूध नदी कांकेर सही, इंद्रावती दंतेवाड़ा गलत, क्योंकि दंतेवाड़ा जो है वो डंकिनी और संखिनी नदी के संगम पर है, महानदी राजिम सही। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, 147 ऑप्शन नंबर सी। बताइए आप लोगों को भी लग रहा है ना 147 ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो जोड़ी मिला लेते हैं। मान नदी मैन पाट, बनास नदी, जोंक नदी सोनबेरा का पहाड़ी, केलो नदी लुड़े की पहाड़ी और बनास नदी देवगढ़ की पहाड़ी, है ना। बनास नदी वैसे मांझ टोली की पहाड़ी से निकलती है। चलो इसको भी मिला लेते हैं, अब आखिरी आखिरी छोड़ेगा है। उत्तरी भाग बघेलखंड, दक्षिणी भाग दंडकारण्य, पूर्वी भाग उड़ीसा और पश्चिमी भाग मैकल पर्वत श्रेणी। बन गया। चलो अगला क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन, शिवनाथ नदी पानाबरस की पहाड़ी, वैसे गढ़चिरौली लेना है, मूल उद्गम जो है अरपा पेंड्रा पठार मनियारी लोरमी पठार मान नदी मैनपाट। ठीक है, चलो वैसे भी सही जोड़ी आता है, मिलाने में बहुत मजा आता है सही जोड़ी को। ये भी क्वेश्चन है क्या, चलो मिला देते हैं। ठीक है, मनियारी लोरमी पठार, खारून नदी पटेचुआ के पहाड़ी बालोद, तांदुला नदी, ये तांदुला नदी भानु प्रतापपुर, और कौन सा नदी बच गया, शिवनाथ नदी पानाबरस, ऐसे मिला देंगे। और बचा है, चलो मिलाते हैं। मनियारी नदी लोरमी पठार, खारून नदी पटेचुआ की पहाड़ी, पानाबरस ईब नदी जसपुर, शिवनाथ अंबागढ़ चौकी, है ना पानाबरस। कितना मिलाना पड़ेगा जी, अरे बहुत सारा मिलाना है, चलो मिलाते हैं जल्दी जल्दी। हसदो नदी कैमूर, ठीक है, हसदो नदी कैमूर, ईब खुर्जा, रिहन नदी मातरिंगा की पहाड़ी और अरपा नदी खोंकसरा की पहाड़ी। मैं सीधा सही जोड़ी मिलाते जा रहा हूँ, है ना। अब क्या पूरा तो पढ़ चुके तो अब सही जोड़ी बस मिला रहा हूं मैं, आप लोग देखते जाओ। गंगा नदी सोन गंगा, महानदी में बोरई नदी, गोदावरी में इंद्रावती और नर्मदा की उपतंत्र का हिस्सा है बंजर नदी, नर्मदा उपतंत्र का हिस्सा है बंजर नदी। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएगा, चिंता मत करो, है ना। चलो फिर मिला लेते हैं एक बार। हसदो नदी के तट पर कोरबा, महानदी के तट पर राजिम, शिवनाथ के तट पर दुर्ग और इंद्रावती नदी के तट पर जगदलपुर। ठीक है, हसदो नदी अमृतधारा जलप्रपात, बनास नदी रामदास जलप्रपात, इंद्रावती नदी चित्रकूट जलप्रपात, कांगेर नदी की सहायक नदी मुनगाबार नदी पर तीरथगढ़ जलप्रपात। चलो फाइनली हमारा ये जो सेशन था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आपको सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। ठीक है, ये सेशन कंप्लीट हो गया। और एप्लीकेशन में मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ऑन करोगे तो मोबाइल एप्लीकेशन पे यहाँ पर जो पीडीएफ नोट्स का ऑप्शन दिख रहा है ना, सेक्शन, ये पीडीएफ नोट्स का सेक्शन जो आपको दिख रहा है, इसी पीडीएफ नोट पे आप क्लिक करेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अपलोड हो चुके हैं और बहुत जल्द इसके जो मैं ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ ये भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ये सब भी अपलोड होने वाला है। क्या बोल रहे हो, धूम ताना जैसे पढ़ा रहे हो। हाँ, आज के एक ही क्लास में अफवाह कंप्लीट करना ही था, ठीक है, इसलिए मैंने कंप्लीट करा दिया कि चलो आज के एक क्लास में आपको क्या हो जाए, अफवाह तंत्र पूरा कंप्लीट हो जाए, पूरा अफवाह तंत्र आप एक क्लास में देख सको। हालांकि इसको और भी ज्यादा डिटेल से मैंने पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में आप देखिएगा छत्तीसगढ़ का जीके ऑब्जेक्टिव जो है, एक एक अफवाह तंत्र को एक एक क्लास में मैंने पढ़ाया है, तो वहां से भी जाकर आप पूरा डिटेल में भी देख सकते हो। ठीक है, तो आज जो है एनालिसिस कम फास्ट ट्रैक ज्यादा था। ठीक है, कल फिर एनालिसिस करेंगे किसी टॉपिक पर, इसको हम पढ़ चुके हैं, बस एक क्लास में इसको कंप्लीट करना था, इसलिए हमने आज इसको कंप्लीट किया है। तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं, और कोई समस्या रहेगा तो आप कल पूछ लेना। ठीक है, अब क्या जाने का समय हो गया क्योंकि, ठीक है, मजा आ गया। ठीक है, और मन हो रहा है पढ़ने का, कल पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कल पढ़ लेंगे।